अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं महक असलम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के आगाज में बड़ी आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो कि बड़ा एक आपके लिए आने वाले दिनों में बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से काम जो करते हैं ना, उनके लिए एक अच्छी बात है। वो क्यों है? क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं उनको उनका फल भी मिलता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम मेहनत करें लेकिन फल नहीं मिल रहा, हम मेहनत करें हमें उसका अजर नहीं मिल रहा। अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ सोच के रखा होता है। वेरी राइट। ऐसा महक, आपको याद है मेरी और आपकी इस पर डिस्कशन हुई, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क और हमारे इसमें जरा पॉइंट्स थोड़े डिफरेंट थे। यू आर ऑफ द ओपिनियन कि ज़रा स्मार्ट वर्क की इंपॉर्टेंस, और मेरा ये ओपिनियन है कि दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। स्मार्टली हार्ड वर्क करेंगे तो उसके समरात ज्यादा बेहतर आपको मिलते हैं। जो एनीवेज जाहिर है स्मार्ट वर्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। दुनिया ऐसी है कि स्मार्ट वर्क भी करना है, बट एट द सेम टाइम वो जो हार्ड वर्क है ना, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि कुछ लोग स्मार्ट होते हैं और कुछ लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि बहुत कम होते हैं जो स्मार्ट भी होते हैं और हार्ड वर्किंग भी होते हैं। आप कौन से हैं? मुझे लगता है कि मैं सिर्फ हार्ड वर्क करता हूँ। आई एम नॉट स्मार्ट, आई जस्ट डू हार्ड वर्क। मेरे प्यारे भाई चले जनाब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए जो आज के प्रोग्राम के हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है कोविड की ही हम बात करेंगे कि जनाब बढ़ता जा रहा है। कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की हम बात करें और लग यूँ रहा है कि कोरोना इतनी जल्दी हमारी जान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर हम पंजाब की जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है वहाँ की बात करें तो मामला ज़्यादा ख़राब है वहाँ पर। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने 2 रोज़ पहले हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि सूरत हाल संगीन हो रही है और सख्त और मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं। आज वज़ीर तालीम की भी अहम बैठक है जिसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्या स्कूल बंद होंगे या नहीं, या ये बात हो सकती है कि वही पूरे मुल्क में 50% अटेंडेंस के साथ स्कूल्स होंगे, या कि ये कहा जाएगा कि हाइब्रिड सिस्टम के साथ बच्चों को पढ़ाया जाएगा। कि ये हो सकता है कि 9th 10th फर्स्ट सेकेंडरी के अलावा बच्चों को फिर से विदाउट एग्जाम्स या ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पास करने की बात ना हो जाए, क्योंकि ज़रा इस पर इस वक्त डिस्कशन हो रही है। इसके साथ साथ चूंकि कहा यह गया था कि 15 मार्च के बाद सिनेमा घर, मज़ारात और इंडोर डाइनिंग से पाबंदी जो है वो हटाई जाएगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद ऐसा नहीं होगा। इसका बाकायदा ऐलान आज NCOC के इजलास के बाद होगा, चूंकि जो सूरत हाल है वो संगीन होती जा रही है। 3rd वेव ऑफ कोविड इस वक्त हम एक्सपीरियंस करना शुरू हो चुके हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास खबर ये है कि कहीं फिर से महंगाई तो नहीं आएगी, चूंकि खाम तेल पहली बार हम देख रहे हैं आफ्टर कोविड, यानी आफ्टर कोविड तो नहीं मैं से कहता, लेकिन कोविड की वजह से हमने देखा कि वो बहुत उसकी प्राइस ड्रॉप हुई थी, लेकिन अब वो फिर प्राइस जो है वो राइजिंग है। पहली बार $70 फी बैरल से बढ़ा है और अब ज़ाहिर है इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, क्योंकि तेल की कीमत जब भी बढ़ती है दिल बड़ा ज़ोर से धक धक करता है। क्योंकि कीमतों का जब हम बात करें कि सिर्फ पेट्रोल प्राइस नहीं, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पर आता है। इसके क्या असरात मुल्क की मईशत पर पड़ेंगे, इस पर भी आगे चलकर हम बात करेंगे। और कल जब हमने अपने नाज़रीन को ये खबर दी थी कि जनाब रुपया तगड़ा हो गया है, डॉलर कमज़ोर हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये समझने की भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी गई है और 100 इंडेक्स में 828 पॉइंट की कमी हुई है, जिसके बाद इंडेक्स 44,222 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। तो सरमायाकारों की तो हम बातें करते रहते हैं, लेकिन जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए तो बड़ा समझना ही आसान है, लेकिन आम आवाम के लिए समझना भी ज़रूरी है। आम आदमी तो परेशान है। आम आदमी परेशान क्यों है? चूंकि वो जो चीज़ भी लेने जाता है उसको वो चीज़ महंगी मिलती है, सिवाय टमाटर के। सिर्फ टमाटर सस्ते हैं, बाकी सब कुछ महंगा मिल रहा है। स्पेशली जो हमने पिछले 2 दिन बाद की कुकड़ी की मुर्गी की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि मुर्गी के पर वाकई लगता है बहुत ज़्यादा पर लग गए हैं। बिल्कुल कीमतें जो है वो काबू में नहीं आ रही। अभी भी कराची में जो कमिश्नर कराची की लिस्ट है उसमें लिखा हुआ है 214 रुपीज़ पर केजी, 214 रुपये। अल्लाह करे कहीं पर 214 रुपये की वो कुकड़ी मिल जाए, नहीं मिल रही, कहीं पर भी नहीं मिल रही। लेकिन इस पर कमिश्नर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ये कहते हैं जी कुछ जगहों पर नहीं मिल रही भैया, कहीं पर भी नहीं मिल रही, कहीं पर भी नहीं मिल रही। और वो मामलात अब ऐसे हैं कि 450 तक जो है ना मामला 450 से भी अबव हो गया, 480 तक चला गया। क्योंकि कल हम अपने प्रोग्राम में ये बात की थी, वो कहते हैं कि ये 480 470 तक है, लेकिन जो लिखा गया है वो क्यों नहीं मिल रहा? देखिए ना, ये एक सवाल है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस वाली शायद जो हमारी कमेटी है, पिछले कई महीनों से 214 रुपए लिखा हुआ, 214 रुपए का मिलता नहीं। मैंने तो कल आपका एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैंने कहा हमारे तो को एंकर बेचारे जो हैं लुट के आने वाले थे, लेकिन उन्होंने वीडियो बना ली। हमने वीडियो बनाई तब भी पैसे में उतने देने पड़े, वो पैसे नहीं छोड़ते भाई। लेकिन हाँ, इसमें सोशल मीडिया पर इस वक्त लोग ये बात जरूर करें,
हैं स्पेशली कराचीइट्स कि आप कंप्लेन करें, वो जो नंबर लिखा होता है कमिश्नर कराची का, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आगे चलकर कि जिसने कंप्लेन की क्या उसके बाद कोई रिजल्ट भी उसका आया या नहीं। एनीवेज जी, इमरान खान साहब एक बात बार बार कहते हैं, वो क्या है? आपने घबराना नहीं है। तो आप घबराते हैं? नहीं, हम चिकन खाना छोड़ देते हैं। चिकन खाना छोड़ देते हैं। हमारे पास आपके लिए अच्छी खबर भी है। महंगाई के मारे आवाम के लिए हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 6 अरब 37 करोड़ रुपए का रमजान पैकेज तैयार कर लिया है और मसनूई ECC देगी, मंजूरी ECC देगी। अच्छा जी, ठीक है, मुझे शायद देखने में और पढ़ने में मसला कोई मसला नहीं। बहरहाल एनीवेज ये मामलात कुछ ऐसे हैं कि ये वाकई लगता है कि आर्टिफिशियल ही हो रहे हैं कि थोड़े टाइम के लिए शायद बेहतरी आएगी। बिकॉज हमने ये देखा है कि पहले भी जो 5 चीज़ें जिन पर सब्सिडी मिलती है वो फिर ज़ाहिर है उसकी तलब ज़्यादा होती है, रसद कम होती है। दैट इज़ द रीज़न कि सबको रिलीफ मिलता नहीं है। बट एनीवेज देखते हैं कि इस साल रमज़ान पैकेज में किस तरह से जो है आवाम को रिलीफ पहुंचाया जाता है। लेकिन उसके साथ आपको लगता है कि रमजान में रिलीफ मिलेगा? देखिए महक, अब पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पर है और जो हमारे हालात हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि वो जो सब्सिडी है उसका वो पास ऑन इतनी हो कि वो हर शख्स तक पहुंचे। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें कुछ गलती हमारी अपनी भी है ना कि जब लेनी होती है आपने 1 किलो चीनी आप लेकर आते हैं 4 किलो चीनी, आप किसी का हक मार देते हैं तो फिर हम गिला किससे करते हैं? हुकूमत से। लगे गलती होती है हमारी अपनी, जैसे हम वैसे हुक्मरान, ये इतनी सी बात होती है जनाब। तो अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाएंगे तो हुकूमत तो कोशिश करती है, मैं इसमें डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि ना करे, वो ना दे सब्सिडी, वो ना दे पैकेजेस, आप फिर भी क्या कर लेंगे? वो दे रही है सब्सिडी, वो दे रही है पैकेजेस, तो उसमें थोड़ी जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम किसी का हक ना मारें। जो डिजर्व करता है सिर्फ उसको ये मिलना चाहिए। वही ना, यही बात मैं करना चाह रही थी कि देखिए लोग जब दिमाग पढ़ लिया आपने। लोग जब लेने के लिए जाते हैं चीज तो वो जनाब ज्यादा से ज्यादा ले लेते हैं, घरों में जखीरा अंदोजी कर लेते हैं, जो कि गलत है। जब रमज़ान आता है तो हम ये कहते हैं कि रमज़ान पैकेजेस दे रहे हैं, रमज़ान बाजार लग रहे हैं। रमज़ान की आमद के साथ साथ एक सवाल सबके दिमागों में ये उठता है कि इस दफ़ा क्या होगा? क्या आज जब हम इस पे बात करेंगे तो हमें ये सुनने के लिए मिलेगा कि क्या वाकई जो रमज़ान बाजार हैं इस दफ़ा हिकमत अमली ऐसी अपनाई जाएगी? क्योंकि कल हमने ये खबर देखी कि पंजाब गवर्नमेंट ने कमेटियां बना दी हैं जो कि अब मॉनिटर करेंगी। लेकिन ये बात करना ज़रूरी है कि वो जब कमेटियां मॉनिटर करेंगी तो वो इस चीज़ को देखेंगी कि जो प्राइस लिखे गए हैं रमज़ान बाजारों में तो यही है वो उनका, सस्ते मिले। काम तो यही है उनका, करे ना करे वो एक अलग बात है, काम उनका बहरहाल यही होता है। कि इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कराची में, फॉर दैट मैटर हर बड़े शहर में या छोटे शहरों में भी रमज़ान के दस्तरखान सजते हैं। स्पेशली कराची में तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि हर चौक चौराहे पर कोने पर रमज़ान दस्तरखान सजाए जाते हैं। लेकिन इस बार रमज़ान दस्तरखान सजाना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ज़ाहिर है डोनेशन उस तरह से ना मिलना और प्राइस का बढ़ जाना, ऐसे में इदारों के लिए, जो NGOs हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किलात का सामना होगा। उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उसकी, तो एक ऐसा इंटरव्यू जिसने तहलका मचाया, वो इंटरव्यू था मेगन मार्कल का, जिसमें उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने ख़ुदकुशी का सोचा। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे की रंगत का ताना भी दिया गया, और ये वो मामला थे जिसने फिर तहलका मचाया, नस्ल परस्ती की बातें शुरू हो गई। उसके बाद जो शाही महल है उसका रद्द-ए-अमल सामने आया। थोड़ा वक्त ज़रूर लगा लेकिन रद्द-ए-अमल सामने आया। बकिंगम पैलेस से बयान जारी किया गया और मलका ने शाही ख़ानदान में नस्ली इम्तियाज़ के इल्ज़ामात को संजीदगी से लिया है। वो ये कह रही हैं कि हैरी और मेगन के साथ जो कुछ हुआ पूरे ख़ानदान को उस पर दुख है। मेगन और हैरी अब भी हमें उतने ही अजीज़ हैं जितने हमें पहले अजीज़ थे। सिर्फ वो दोनों नहीं, उनका जो बेटा है वो भी हमें उतना ही अजीज़ है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि निजी तौर पर अब उनसे बात की जाएगी, इस चीज़ को देखा जाएगा कि ये मामलात इस तरह क्यों हुए। तो लेट्स सी जी इस पर आगे चलकर होता है क्या। सास बहू की लड़ाइयाँ देखें, आलमी मंजरनामे की जो है ना वो शायद सुर्खियाँ बनी। अच्छा, मुझे तो ना एक फॉरवर्ड मैसेज याद आ गया, ऑडियो आपको याद होगा, वो जो एक पंजाबी का मैसेज किसी ने बनाया था इन इशूज़ पे। ए जेडी मैगन आई है ना, ए कर दी इंजे, पंजाबी स्टाइल में इनका ये बनाया था इन्होंने। तो सास बहू की लड़ाई पंजाब में ऐसी होती है। घर घर की कहानी। एक और कहानी जनाब जिसमें बड़ी बात हुई, बड़ी बहस हुई, बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया, वो क्या था कि जनाब फायर ब्रिगेड जो है उसके लिए काम करना है, उसके लिए अच्छा सोचना है और सोचा भी गया। लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला क्या वाकई काम कर रहा है? क्या नए फायर टेंडर्स काम कर रहे हैं या फिर महकमा फायर ब्रिगेड फाल हो गया है? ये दो अहम सवाल है, क्योंकि
कराची जैसे बड़े शहर में जब भी कहीं आग लगने का वाक़या होता है तो हमें हमेशा इसी चीज़ की किल्लत रहती है कि फायर ब्रिगेड का अमला नहीं पहुंचा, उनके पास सहूलियात नहीं है। तो आज इस पे भी हम बात करें, क्योंकि ज़रा इस पर हमने डिटेल से एक रिपोर्ट भी तैयार की थी। हम खुद गए थे वहाँ पर जो नए फायर टेंडर्स आए और उस वक्त मालूम हमें ये हुआ कि फायर टेंडर्स तो हैं लेकिन थोड़ा सा मसला अमले का ज़रूर है और महक उनके कुछ वाजिबात हैं जिनकी अदायगी की वजह से वो एहतजाज भी करते हैं जो अमला है, तो ये भी कुछ इशूज़ हैं। एनीवेज जी, एक और मामला जिस पर हमने आज डिस्कस करना है वो है डॉक्टर्स जो बनते हैं। ज़ाहिर है ये समझा जाता है कि डॉक्टर जो बन रहा है वो बड़ा काबिल है क्योंकि ज़ाहिर है वो मेरिट ऐसा होता है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जिसने पैसा दिया वो डॉक्टर बन गया। अच्छा, वो ऐसा, मैं खैर सॉरी, मैं आई टेक माय वर्ड्स बैक, ऐसा नहीं कि पैसा दिया डॉक्टर बन गया, पैसा देने के साथ पढ़ना भी होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ पैसा दिया और आपको डिग्री मिल जाएगी, ऐसा होता कहीं पर नहीं। इवन जो प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं वहाँ पर ये ज़रूर है कि वो बहुत महंगे हैं, पैसे वाले वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन वो चाहे उनके पहले मार्क्स कम भी हों लेकिन उन्हें 12 मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें पढ़ना पड़ता है, उसके अलावा डिग्री नहीं मिलती। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से जाते हैं दूसरे ममालिक में पढ़ के वहाँ से आते हैं, वो भी पैसे वाले होते हैं, लेकिन जब वो भी वापस आते हैं तो उन्हें यहाँ पर एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पैसा देकर डिग्री मिल जाती है, पढ़ना फिर भी पड़ता है। इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि हमारे जहनों में ये बात आ जाती है कि जो गरीब का बच्चा है वो बचपन में तो ख्वाब ही लेते कि जी हमने डॉक्टर बनना है, लेकिन जब बड़ा होता है तो माँ बाप ये कहते हैं कि इतने वसाइल नहीं है। ये मामला क्या है? और इसमें ये हो सकता है महक कि जो गवर्नमेंट लेवल पर इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको इंश्योर करें कि वो तालीम इतनी महंगी ना हो कि गरीब का बच्चा पढ़ ना सके। जो काबिल है, पढ़ना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन जस्ट ड्यू टू दिस फाइनेंशियल इश्यूज वो पढ़ ना पाए, तो ये एक मुश्किल है जनाब। एक मुश्किल ये है, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने सोसाइटी में देख रहे हैं कि बाहर से आते हैं लड़का या लड़की और वो आके किसी पाकिस्तानी से शादी कर लेते हैं। ये मुझे लगता है बड़ी किस्मत वालों को मौका मिलता है। तो जनाब, कहा ये गया कि मुझे कभी यकीन नहीं था कि मैं पाकिस्तान आऊँगी और मोहब्बत हो जाएगी। ये किसने कहा? ये हमने टीवी पे आपको तस्वीर भी दिखा दी, लेकिन इस पे हम स्पेशल कपल पे आज जी ये इस वक्त वायरल है जनाब सोशल मीडिया पर, बड़े प्यारे दोनों लग रहे हैं और रोजी को इन दिस ट्रेडिशनल आउटफिट देखकर बड़ा अच्छा लगा। और वही मरून रंग, वो जो अम्माएं कहती हैं ना हमेशा कि यही मरून। तो ये कपल आज होगा हमारा मेहमान, इनसे हम करेंगे बात, बड़े दिल की बातें इनसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। मोहब्बत हुई तो कैसे, इजहार हुआ तो कैसे, पाकिस्तान में घूमना फिरना, उसके साथ साथ मोहब्बत का हो जाना, तो इस पर आज हम उनसे डिस्कशन करेंगे। बात की जब इन्होंने इस्लाम को एग्जैक्टली चलें जी, ये तो होंगे कुछ देर बाद हमारे मेहमान। एक और शख्स उनकी बात कर लेते हैं, उमर अकमल इन रहते हैं न्यूज़ में और एक और उनकी टिकटॉक वीडियो जो है इस वक्त सामने आई है, वो आपको ज़रा पहले सुनवाते हैं। यार डायरेक्टर होती है ना, आप मूवी में किसी को आपने कास्ट करना होता है और आप ढूंढ रही होती किसी शख्स को, एक्टर को, तो क्या आप इनको मौका देती? नहीं आपने पूरा इनकार कर दिया। मतलब आपने पूरा इनकार कर दिया। सही, अगर मेरी पहली मूवी होती तो मैं कभी ये चाह सकती। आपकी पहली क्या 100 की होती तो आपने नहीं ऐसा करना था। लेकिन देखिए, मुझे एक चीज नहीं समझ आई कि जो पीछे गाना चल रहा है इनके एक्शंस बिल्कुल से मैच नहीं कर रहे। उन्हें खुद समझ नहीं आया शायद। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। जो टॉप स्टोरी थी वो तो हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब जरा बात कर लेते हैं अवाम की, अब जरा बात कर लेते हैं अवामी मसले की। रमज़ान बरकतें लाया, मगर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हुकूमत इस बार रिलीफ देगी या नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए तो पैकेज आ गया, लेकिन मार्केट में क्या सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदगान ने रमज़ान से पहले कोशिश की है कि वो जाकर एक आइडिया ले लें ताकि मुझ समेत, शुएब समेत तमाम देखने वाले नाज़रीन के लिए आसानी हो जाए कि रमज़ान का राशन कितने का बनेगा। वहाब कामरान और खुर्शीद आलम की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर इस पर हम तफसीलन से बात करेंगे कि इस दफ़ा रमज़ान में आपके दस्तरखान पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। रमजान शुरू होने वाला है, हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि इस दफ़ा हमें रोज़े शुरू होने से पहले ही माह सयाम में दरकार बजट का तखमीना लगाना होगा। मेरे घर पे 6 अफराद हैं जिन्होंने रोज़े रखने हैं और ये वो फहरिस्त है जिसमें रमज़ान में अमूमी तौर पर इस्तेमाल होने वाली अशियाए खुरोनोश दर्ज हैं। ज़रा मार्केट जाके जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि इन सारी चीज़ों पर टोटल कितना खर्चा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भैया, खैरियत से हैं? ठीक। लाल शरबत ज़ाहिर है हम सभी लोग पीते हैं, क्या रेट है शरबत की? बोतल है सर तकरीबन 300 रुपए की। अच्छा, 500-1500 की यानी कि आ जाएंगी।
ठीक है। चीनी का क्या रेट है? चीनी इस टाइम है 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो, तो 800 रुपए की चीनी। कुकिंग ऑयल का क्या रेट है? कुकिंग ऑयल कम से कम 280-300 रुपए तक है। सफेद चने का क्या रेट है? सफेद चने इस टाइम तकरीबन 160 से लेके 180 तक पर केजी। दाल माश 840 की 3 किलो आ जाएगी। 480 रुपए का खाली बेसन बन रहा है। ये अच्छा वाला चावल जो है 190। खजूर का बता दें मुझे। खजूर इस टाइम सर है 300 से लेके कम से कम 600 रुपए तक। 10,380 रुपए का आ जाएगा, सिर्फ ये राशन आ जाएगा। राशन का तो हिसाब लगा लिया, लेकिन अभी चिकन और आलू के निर्ख मालूम करना बाकी है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इन पर कितना खर्चा आएगा। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सुना है कोई गोश्त सब्जी की महंगाई है कि सस्ता है सब कुछ? आलू का पहले बता दें, क्या है फी किलो आजकल रेट? आजकल आलू भाईजान 50 रुपए पर केजी चल रहा है। धड़ी 250 की, और 10 किलो अगर हम लें तो 500 रुपए का। चिकन का क्या रेट है? ब्रॉयलर का खास? चिकन सर आजकल 245 रुपए किलो जा रही है, बहुत जिंदा रेट तेज है जी। जिंदा का 4000 रुपए का चिकन आ जाएगा। 5-6 साल पहले जो है ना 10,000 रुपए देसी हुआ करता था, आजकल 10,000 रुपए शेवर चल रहा है। 2.5-3 साल में बहुत महंगाई हो गई है। फीड भी महंगी हो रही होगी? फीड सर बहुत महंगी हो गई है। पिछले दिनों में महीना पहले 700 रुपये बोरी के साथ महंगी हुई है। रमज़ान में एक औसत घराने के लिए इंतहाई ज़रूरी अशिया का बजट बनता है तकरीबन 15,000 रुपये। लेकिन ये जहन में रखिए कि इसमें ना तो दूध शामिल है, ना दही, ना सब्जियां और ना ही कोई दीगर लवाजमात। अशिया खुरोनोश का यही हाल रहा तो लगता है कि आने वाले रोज़ों में शरबत की जगह पानी और चिकन की जगह दाल और सफ़ेद चनों पर ही गुजारा करना पड़ेगा। ये तो थी इस्लामाबाद की सूरत हाल। अब ज़रा कराची का रुख करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे निर्ख कैसे चल रहे हैं। इस्लामाबाद में रमज़ान का राशन कितने का आता है ये तो बता दिया वहाब कामरान ने, लेकिन कराची में क्या सूरत हाल होगी ये हम मालूम करेंगे यहाँ के दुकानदारों से। लेकिन मुझे लगता ऐसा है कि शायद सूरत हाल कराची में रमज़ान के हवाले से इस्लामाबाद से कुछ ज़्यादा अच्छी साबित ना हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद की मार्केट में और हम यहाँ एक दुकान पे मौजूद हैं और उनसे हम मालूम करेंगे कि मुख्तलिफ जो अजनास हैं वो यहाँ पर किस भाव मिलेंगी रमज़ान के हवाले से, ताकि मैं देख सकूँ कि मेरे घर का जो बजट है वो किस तरह पूरा होगा। क्योंकि हमारे यहाँ 5 अफराद घर में हैं। ज़ाहिर है कि रमज़ान में सिर्फ 5 अफराद तो नहीं होते, अफ्तारी भिजवानी भी होती है, कभी कोई मेहमान आपके यहाँ अफ्तारी पे आ भी जाता है। तो हम उस लिहाज से दुकानदार से मालूम करेंगे चीज़ों के दाम। अस्सलाम वालेकुम सर, ये फरमाइए कि मैं अगर रूह-अफ़ज़ा की 6 बोतलें लूँ तो कितने की पड़ेंगी सर? ये 1320 रुपए की। और अगर मैं 5 किलो चीनी लूँ तो क्या हिसाब पड़ेगा? 100 रुपए किलो पड़ेगी, 500 रुपए की। अगर मैं आपसे दाल माश लूँ 4 किलो तो कितने की पड़ेगी? आपको 230 रुपए किलो पड़ेगी। 230 रुपए किलो। 4 किलो कितने की पड़ेगी? 920 रुपए की। अच्छा ये फरमाइए कि 5 किलो बेसन कितने का पड़ेगा मुझे? 150 रुपए किलो पड़ेगा बेसन। कितने का बना सर ये? 750 रुपए का। अच्छा काला चना 2 किलो कितने में आएगा? 250 रुपए का। 125 रुपए किलो। और सफ़ेद चना 2 किलो? 260 रुपए का। अब हम मालूम करेंगे कुकिंग ऑयल का दाम क्या है और वो कितने का पड़ेगा मुझे। तेल की दुकान है, बड़ी दुकान है। यहाँ पर हम मालूम करेंगे कि मुझे अपने घर के लिए 8 किलो तेल अगर लेना हो तो यहाँ पे वो कितने का पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए कि मुझे खुला तेल अगर 8 किलो लेना होगा तो कितने का पड़ेगा 3 किलो के हिसाब से? 265 रुपए किलो। ये कितने का पड़ जाएगा सर 8 किलो, ज़रा बताएंगे मुझे? 2120 रुपए। जनाब ये सब चीज़ें 6,100 रुपए की मुझे पड़ेंगी और महंगा है, बहुत महंगा है। अल्लाह ही मालिक है, महंगाई इतनी हो रही है, क्या खाएंगे बताएं। इमरान खान बैठे तो कुछ करके तो दिखाएं। हुकूमत पे तो ऐसा नहीं होता, कुछ भी कहने को ऐसा नहीं होना। आवाम तो पीस रही ना, वो पीसती रहेगी।
लोग ऐसे लग रहा है जो खाना बनेगा ना उसी से रोज़ा खोल लेंगे, वही सेहरी होगी और वही इफ्तारी होगी। बहुत मुश्किल लगता है। सिर्फ 5 अफराद के लिए जो सामान खरीदा जाएगा रमज़ान के हवाले से वो 6,000 से ज़्यादा का है, जबकि जिन घरों में अफराद की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ ये खर्चा खुद ब खुद और बढ़ जाएगा। अभी हमने लस्सी, फल और फ्रूट चाट के हवाले से मुख्तलिफ फलों की ख़रीदारी की बात ही नहीं की और ना ही इसकी रकम इस बजट में शामिल की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 20,000, 25,000, 30,000 या 40,000 रुपये भी है, वो रमज़ान में कैसे गुजारा करेगा? यकीनन इस हवाले से हुकूमत को सोचना चाहिए। रिपोर्ट्स आपने देखी, वाकई 25, 30, 40 हज़ार वाला या 50 हज़ार जो कमाता है, जिसने घर का रेंट भी देना है, जिसने घर का राशन भी लाना है, जिसने बच्चों की फ़ीस भी देनी है, जिसने घरों के बिल्स भी देने हैं, उसके बाद क्या बचेगा ये सवाल नहीं है। ये सब पूरा कैसे होगा? सवाल ये है, घर का रेंट, बिजली के बिल, बच्चों की फ़ीस, ये सब देने के लिए भी किसी ना किसी से पैसा लेना पड़ता है ऐसी फैमिलीज़ को, चूँकि उसमें गुजारा होता नहीं। और ऐसे में जब आपने ख़रीदारी करनी हो, कहीं जाना हो, चीज़ें लेकर आनी हो, आटा, चावल, चीनी, दालें, सब्जियां, फल, ये वो चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड हैं, ये मैंडेटरी हैं, इसके बगैर तो गुजारा होगा नहीं। खाना तो है और बच्चों को खिलाना भी है। ऐसे में ये ख़ानदान वाले ये कहाँ जाएंगे? जो घर का सरबराह होता है, जो घर का ऐसा कफ़ील होता है, जो कमा कर ला रहा होता है, वो ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं अब कैसे मैनेज करूं, मैं कैसे कमा कर लाऊं। और ऐसे में मुझे ये लगता है कि अगर पहले फॉर दैट मैटर 10-20% लोग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो लोग डिपेंडेंट थे NGOs पे, अब शायद तादाद बढ़ जाएगी, ये फिगर बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे इदारों के, चूँकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। और ये मुझे लगता है कि शायद हर साल इसमें इजाफा हो रहा है, कमी होने के बजाय। लेकिन इस पे तफसीलन बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजी कारकुन ज़फ़र अब्बास साहब। ज़फ़र भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रमज़ान आता है, वैसे तो दिमाग में यही होता है कि रहमत लेकर आया, रहमत का महीना है, और बाकी हम मुल्कों में ये देखते हैं कि जब रमज़ान आया या कोई भी त्यौहार आता है तो कीमतें नीचे आ जाती हैं, सेल्स लग जाती हैं, आपको आसानियाँ हो जाती हैं। लेकिन रमज़ान का महीना कुछ लोगों के लिए कारोबारी अपॉर्चुनिटी लेकर आ जाता है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि जी कारोबार चमकाने का महीना आ गया है, चीज़ें दुगनी तिगनी, और बाज़ औक़ात चीज़ें तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे चली जाती हैं। देखें, ऐसे ही है बिल्कुल। हम तो रमज़ान को इस वक्त क्या डिस्कस करें, पिछले अगर हम 2 साल पहले जाके देख लें, दूध कितने रुपए लीटर था और आज दूध कितने रुपए लीटर है। ठीक है, जो डेली इस्तेमाल की चीज़ है घर में, ठीक है, लोग अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दें, डब्बे वाला दूध ख़रीदना तो उनकी पहुंच से अब बहुत ही बाहर हो गया है। अगर मैं बात करूं बिजली के नर्क की, तो आपके सामने यूनिट्स का रेट है 2 साल पहले का और आज का। अभी आपने दालों के रेट सुने हैं कि 2 साल पहले क्या रेट थे और आज क्या रेट है, यानी कि 150 रुपये का फ़र्क आ चुका है। चीनी जो 60 रुपये थी आज 120 रुपये है। ये सिर्फ 2 साल के अंदर की बात हो रही है। तमाम चीज़ें, एक आम आदमी की जिसकी तनख्वाह हमारी हुकूमत कहती है कि 16,000 रुपये काफ़ी है, तो उस 16,000 रुपये में 5 आदमियों का सिर्फ महीने का राशन बना के दिखा दें। उसके ऑफिस दफ्तर आने जाने का किराया, उसकी दवाई, उसकी माँ की दवाई, उसके बाप की दवाई, उसके बच्चों की फ़ीस, उसकी वैन के पैसे, मिलना जुलना, शादी ब्याह, मरना जीना, दफनाना छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, मैयतें ऐसे ही रख दे, फिर भी पूरा नहीं हो सकता। कोई शख्स पूरे पाकिस्तान में मुझे बना के दिखा दे, मैं उसका गुलाम बनने को तैयार हूँ। आप देखें, मैयत बस का किराया देख लें, जो 4,000 था आज 10,000 रुपये हो चुका है। ख़बरें कहाँ मिल रही हैं शहर में? ये तो अभी जो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए, इन्होंने फ्री ज़मीनें देने का ऐलान किया। 40 साल हो गए इस शहर में कब्रिस्तान भरे हुए, ज़मीनें ही नहीं हैं। यानी कि अगर आप मर भी जाएंगे तो फिर सौदा होता था, गोरकन बैठा हुआ है, वो आपसे पूछता था कि कब्र किधर चाहिए, तो आप कहते थे भाई नाले वाली साइड पे ही दे दो, मेरी औकात 10,000 से ज़्यादा की नहीं है। तो बात ये, इस शहर, इस मुल्क, यहाँ के लोगों के लिए सोचना पड़ेगा आपको, या वो कोई एक हुक्मरान आए जो सिर्फ इतना बता दे कि भाई ये 16,000 में महीना ऐसे गुजरता है। भाई 16,000 का आपकी गाड़ी में एक दिन का V8 लेक्सस का पेट्रोल लगता है। ये गरीब आवाम उसी में मोटरसाइकिल का पेट्रोल डलवाएगी। जो बेचारे कल तक 100 रुपये का बाइक में पेट्रोल डलवा के पूरा कराची घूम लेते थे, आज वो 200 रुपये का पेट्रोल डलवा के ऑफिस जाते हैं और वापस आते हैं। तो जब 200 रुपये का पेट्रोल डलवाएगा तो 6,000 रुपये महीने का पेट्रोल हो गया, 16,000 में बचे 10,000। 10,000 में सिर्फ आटा, दही भी नहीं खा सकता। जो दही वो लेता था दुकान से 25 रुपए की एक पाव, और घर ले जाके पूरा घर उसमें 10-12 रोटी खा लेता था, आज वो दही आपने 50 रुपए की एक पाव कर दी। तो 50 रुपए पाव दही, 15 रुपए की रोटी, एक रोटी में क्या पूरा घर खाएगा 100 रुपए में? तो बात ये, यहाँ तो कोई इस बात को सोचना ही नहीं चाह रहा है, ना इस पर डिस्कस करना चाह रहा है।
और बात ये है कि कोई भी इस पर क्यों बात करेगा, आवाम मर रही है ना, आवाम की किसी को फिक्र नहीं है। हमारे दस्तरखानों पे रश देख लें आप, हमने तो सर्विसेज घर पहुंचाने तक की शुरू कर दी हैं। अफसोस उस वक्त होता है जब एक कल्टस गाड़ी आके रुकती है और उसमें से आदमी उतर के आता है कि ऑफिस से वापस घर जा रहा हूँ, माँ बाप बेटे बेटी और एक बहन भी है, तो यार 15 रोटी और 7 लोगों का सालन दे। हालात ये सच है, ये सच है। लोग बाइकें पार्क करते हैं हमारे दस्तरखानों के बाहर, हेलमेट नहीं उतारते, वो आते हैं यार गली में 2 गरीब फैमिलियां और उनका खाना दे देगा 15 रोटी। 15 रोटी का मतलब है एक रोटी लगा लें 15 रुपए के हिसाब से, बिल्कुल, यानी कि वो 225 रुपए की रोटी लेगा और घर के लिए फिर वो अगर तेल घी सब उठाएगा 280 रुपए लीटर तेल, तो 25,000 रुपए तनख्वाह वाला लड़का या जो आपके यहाँ मास्टर्स करके बहुत अच्छा MBA करके निकल रहा है, आप उसको तनख्वाह क्या दे रहे हैं? 25,000 रुपए तनख्वाह। 25,000 में माँ बाप को पालेगा? मुमकिन ही नहीं है। हम अपने ओल्ड एज होम में देखते हैं, हर बुजुर्ग की एक कहानी है, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, आज बच्चे उसकी दवाई नहीं दे पा रहे उसको, आज बच्चे उसको खाना नहीं दे सकते। आप 25,000 में अपने बीवी बच्चे, अपने घर का किराया, यूटिलिटी बिल्स, बसें, हर चीज, सारे खर्चे निकालने के बाद अपना पूरा कर लें, उसके बाद माँ बाप का नंबर आएगा। लोग मुझसे कहते हैं बंद करो ओल्ड एज होम, क्यों रख रहे हो माँ बाप को, बच्चे पालेंगे। अरे बच्चा अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा, आपने कहां लाके खड़ा कर दिया लोगों को। आज इतनी ज्यादा क्यों खुदकुशी का रेशो बढ़ गया है? औरत कहती है कि जब मैं नहीं खा पा रही 5 दिन से, मेरे बच्चे डेली रात में देख के सोते हैं कि मैं उसको बोलती हूँ पतीली में खाना बन रहा है, वेट करो, और वो सो जाते हैं, खाली पतीली है। शौहर शर्म की वजह से घर नहीं आ रहा, वो मुझे फेस नहीं कर पा रहा, तलाक़ें हो रही हैं। क्यों तलाक़ों का रेशो क्यों बढ़ गया हमारे मुल्क में? इसीलिए बढ़ गया है ना। लड़की ये सोच के नहीं आई थी, लड़की का बाप उसको खिला रहा था घर में, उसने सोचा था मैं घर में जाऊंगी, उस घर की मालिकन होंगी, मेरा राज होगा। उसको वो ये नहीं मालूम था कि शौहर कमाएगा फिर भी घर में भूख का राज होगा। इस मुल्क के लोग अफ्तारी छोड़ चुके हैं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। हमने बचपन में वक्त देखा था कि अभी दस्तक होती थी, दरवाजे पे खोलते थे, पड़ोस से अफ्तारी, 5 मिनट बाद दूसरे पड़ोस से अफ्तारी, 10 मिनट बाद तीसरे पड़ोस से अफ्तारी, अगले दिन दूसरे मकानों से अफ्तारी, खत्म। अपने घर में अफ्तारी खत्म कर दी लोगों ने। खजूर और खाना, बिल्कुल सही बोला अभी आपके पैकेज में बंदे ने कि शायद एक ही खाना होगा, उसका नाम सहरी भी होगा, उसका नाम अफ्तारी भी होगा, उसका नाम रात का खाना, क्योंकि किसी को आपकी फिक्र ही नहीं है। मैं कहता हूं 40,000 रुपए में कोई शख्स मुझे पैक बना के दे बजट घर का, 18,000 रुपए किराया, 10,000 रुपए बिजली का बिल, 28,000 रुपए, अब 12,000 रुपए में आपने भी खाना है। 100 रुपए का अगर ऑफिस में आप खाना खा रहे हैं तो 3,000 वो हटा दीजिए, 100 रुपए अपनी बाइक का पेट्रोल हटा दीजिए। 100 रुपए के पेट्रोल में कोई शख्स कराची में नहीं घूम सकता, आपको 1-1 घंटे ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। वो जो फ्यूल जाया हो रहा है उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है, जो इस ट्रैफिक जैम की मद में जा रहा है। 3,000 रुपए में आप खुद भी खाइए, बीवी को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, अपना स्टेटस मेंटेन करें, क्योंकि आप तो मास्टर्स थे भाई, आपने तो बड़े इंटरव्यूज दिए, बड़ी कंपनी छोड़ के आए हैं 40,000 रुपए तनख्वाह पे। ये अच्छी तनख्वाह है कराची पाकिस्तान में, फौरन रिश्ता हो जाता है मिडिल क्लास में कि लड़के की तनख्वाह 40,000 है। 40,000 के बाद 18,000 रेंट, उसके दीगर यूटिलिटीज 5,000 रुपए यूनियन ले लेती है, 23,000 रुपए, पीछे 17,000 रुपए बचे। 17,000 रुपए में आप बना दे बजट पूरे घर का, 10,000 रुपए बिजली का बिल चला गया, बचे 7,000। 7,000 में राशन भी है, बीमारियां भी हैं, आप देखें तो ना अस्पताल ना आपके पास कौन सी सहूलत है। और आपने जो 2 साल पहले तनख्वाह दी आज तक वही है, और हर चीज का रेट 3 गुना बढ़ चुका है। दवाई तो लेके दिखाए कोई मुझे, वो शुगर का मरीज जिसकी दवाई 1800 में आ जाती थी आज 5,500 में नहीं आ रही। दवाइयां छोड़ रहा है, छोड़ेगा ना, बच्चा बोलेगा ठीक है अब्बा तुम 10 साल जिंदा रह सकते थे, मैं मजबूर हूं, जाओ भैया आप 1.5 साल में मर जाओ, मैं नहीं दे सकता आपको दवाई। लड़ाइयां हो रही हैं, माँ बोलती है बेटा हमने तुम्हें फल फ्रूट खिलाए थे, तुम हमें खाना नहीं दे पा रहे। बहू से लड़ाई हो रही है, बहू कहां से दे खाना, वो बताए कैसे अपने सास ससुर को कि तुम्हारे बेटे ने पैसे ही नहीं दिए, जो तेल आया था खत्म हो गया 10 तारीख को, अब घर में कुछ नहीं है। मेहमान आ जाते हैं, लोगों के चेहरे खिलते थे पहले, अभी लोग अफसरदा हो जाते हैं घरों में। और जफर भाई एक बात और, पहले यही हम सुनते थे कि हालात जैसे भी हों, चाहे गरीब है, वो उसकी कोशिश ये होती थी कि अपने बच्चों को पढ़ाए, अच्छे स्कूल में भेजे, कि शायद जब वो अच्छा पढ़ लिख जाएगा, अच्छी जॉब मिलेगी तो हमारे भी हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब हालात ये हैं कि वो शायद ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता। हम आप किस इलाके का सर्वे करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल लोअर जो गरीब तबका है उसकी बात इस वक्त नहीं कर रहा हूँ, उसका गुजारा हो रहा है जैसे तैसे, ठीक है। मैं मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ जो तबाह बर्बाद हो गए हैं। हमने सुना था लंदन अमेरिका में मियाँ बीवी बेटा बेटी जो बड़ा होता रहेगा नौकरी करेगा। कराची पाकिस्तान लाहौर वहाँ पर अब सब लोग नौकरियाँ कर रहे हैं घरों के, मुकाबले खत्म हो गए कि वो ज़्यादा अमीर तुम कम अमीर। इस वक्त घर की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा कोई। आप चले ना, मैंने सुराब गोड पे दस्तरखान लगाया,
हमने वहाँ लिख दिया कि खाना खाएं भी घर भी लेकर जाएं। 65 दे गए लग रही हैं एक दिन में, 65 दे गए हैं सिर्फ एक स्पॉट पे। इसका मतलब तो ये है ना जफर भाई कि जिस आपने पहले कहा ना कि एक गाड़ी पर भी शख्स आ रहा है और वो खाना लेकर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो बड़ी मुश्किल से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहा है, लेकिन वो घर का राशन पूरा नहीं कर पा रहा। सर कौन बंदा, आप रोड पे खड़े हो, लोगों के चेहरे तो देखें। बिल्कुल, हर शख्स टेंशन में। और अगर कहीं उस पे बहन की शादी का लोड है, और अगर उस पे कहीं बच्चे की सेमेस्टर की फीस आ गई है, 6-6 महीने लोग घरों में बैठे रहे लॉकडाउन में, उसके बाद उनकी कंपनी में गए, कंपनी ने कहा आधी तनख्वाह है, अब 40 नहीं देंगे 20 देंगे, करना है करो वरना घर जाओ। बिल्कुल सही बात जफर भाई। लेकिन मुझे एक बात और बताएं, कराची से मुतालिक हम ये तो सुनते हैं रोशनियों का शहर, हम एक और बात भी सुनते हैं कि कराची में कोई भूखा नहीं सोता, लेकिन अब इदारों पे स्पेशली NGOs पे जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जिस तरह आप भी ज़्यादा इस पर काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि NGOs के लिए भी काम करना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, कि कैसे मैनेज कर पाएंगे इस करोड़ों की आबादी वाले शहर के लोगों का पेट भरना? देखिए NGOs की जिम्मेदारी थी कि कहीं हुकूमती कमी बेशी रह जाए उसको पूरा करें। आप जौहर चौरंगी पे देख लें, डेली वहाँ पर 20 से 25 हज़ार लोगों को खाना तकसीम भी कर रहे हैं, खिला भी रहे हैं, तंदूर लगा दिए हैं, कितनी रोटी चाहिए, 20, 25, 100 ले जाओगे, बेचोगे, उससे बच्चे का दूध लोगे, ले जाओ, हम नहीं पूछते किसी से, लिख के लगा दिया सदका खैरात नहीं है, तुम पे बुरा टाइम है, ले जाओ भाई, कोई रोक टोक नहीं है। पूरे शहर में कंटेनर लगा दिए हैं, रेस्टोरेंट्स बना दिए हैं, लेकिन सिर्फ मुश्किल ये है कि अगर कोई किसके लिए आसानी, कि अगर कोई औरत भूखी है, कोई शख्स भूखा है और वो जहनी डिप्रेशन में आगे बाहर निकल रहा है कि मैं जहर ले लूँ या अपने बच्चों को जहर दे दूँ, वो देखेगा यार खाना मिल रहा है। सिर्फ खुद देखें, हम पहले देखते थे लोग दस्तरखानों पे आके खाना खाते थे, वो नहीं खा पाते थे, कैसे खाएंगे? सुबह बीवी ने बोला है कि आप तो दिन में खाने के पैसे तो ले आएंगे ना, नाश्ता में जैसे तैसे भूखे रह के गुजार लेंगे, तो वो नहीं खा सकता शख्स। और अगर नौकरी कहीं मिल रही है वो जगह आप मुझे बताएं। हमें लोगों ने बोला कि इंडस्ट्रीज लगाएं, हमने बड़ी वर्किंग की, अच्छा भाई 70 करोड़ रुपए की आटे की मिल लगती है, 25 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो 25 लोगों के लिए 70 करोड़ लगेंगे, तो इसका मतलब ये जिम्मेदारी रोजगार फराहम करना रियासत की है। आप गारमेंट्स की फैक्ट्री लगा लीजिए 20 करोड़ रुपए में, ऑर्डर ही नहीं मिलेगा बाहर से, फिर क्या करेंगे? तो ये 100 लोग जो रखे ये भी गए और वो पैसे भी गए। तो बात ये, हम तो सोच कर परेशान हो गए कि करें तो क्या करें। ये आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया जफर भाई, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इदारों पर होता है, स्पेशली NGOs पर, कि आप लोगों को खिला रहे हैं, आप लोगों को इस तरह दस्तरखान पे सिर्फ खाना दे रहे हैं, आप लोग ऐसा काम क्यों नहीं करते कि उनको रोजगार मिले? आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको फिर बता दूं, जी। हमने इतनी वर्किंग कर ली, हम बहुत बड़े बड़े मुखिर हजरात के पास गए कि भाई तुम जो कारोबार कर रहे हो उसकी फिजिबिलिटी बताओ और उसमें तुम अपने दोस्तों से पैसे लगवाओ। एक काम अभी हम थोड़े दिनों में लेकर आ रहे हैं। अच्छा। और हमारी कोशिश होगी कि हम पहले मरहले में 50,000 लोगों को नौकरी दें कराची में। यही वजह है कि हम पिछले कई सालों से मोटरसाइकिलें फ्री में दे रहे हैं कराची के लोगों को। जो आपने 50 नौकरियों की बात किस पर करेंगे बात, एक खबर हमारे पास है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। क्या वजह बनी, सुहेल रशीद से जानते। सुहेल बताएगा, बड़ा फैसला आया है। PTI तो बड़ी पॉजिटिव लग रही थी कि दरख्वास्त जाएगी, लेकिन वो दरख्वास्त ही मुस्तरद हो गई। देखें, इसको नाकाबिल समाअत ही करार दिया गया है, नोटिस ही जारी नहीं किए गए यूसुफ रजा गिलानी और इलेक्शन कमीशन को। इब्तदाई दलाइल के बाद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरखास्त को खारिज कर दिया है। PTI की जानब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियोस इलेक्शन से पहले ही मंजर-ए-आम पर आ चुकी थी, जिसमें वो हॉर्स ट्रेडिंग करते पाए गए थे। लिहाजा उनके जो कागजात नामजदगी मंजूर किए इलेक्शन कमीशन ने, उसको भी बुलाकर पूछा जाए और उसके अलावा उनकी जो कामयाबी है सेहत में, उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। लेकिन चूँकि ये मामला इस वक्त इलेक्शन कमीशन में भी ज़ेर समाअत है, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बार इसको नाकाबिल समाअत करार देते हुए दरखास्त को ही खारिज कर दिया है। PTI के जो MNA हैं अली नवाज अवान, उन की जानिब से ये दरखास्त गुज़श्ता रोज़ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें ये इत्तला की गई थी कि यूसुफ रजा गिलानी की जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है उसको भी रुकवाया जाए और अगर जारी हो जाए इससे पहले समाअत से तो उसको मुअत्तल भी किया जाए और साथ ही उनकी कामयाबी को भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। लेकिन इस दरखास्त को ही मुस्तरद कर दिया गया है। सुहेल रशीद, थैंक यू वेरी मच, आपने इस सिलसिले में हमें अपडेट किया। और इस ब्रेकिंग से पहले चूंकि हम बात कर रहे थे अवाम के एक बड़े मसले की, वो मसला महंगाई है, वो मसला बेरोज़गारी है। जफ़र भाई, जो आपने बात की बेरोज़गारी वाले एलिमेंट से मुताल्लिक कि आप एक ऐसा प्लान लेकर आ रहे हैं कि 50,000 नौकरियाँ सिर्फ कराची वालों को मिलेंगी, बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ ये प्लान ज़रा शेयर करें। देखें, इंशाल्लाह आज से कल में हम इसको बाकायदा तौर पर अनाउंस कर देंगे। हम अपने शहर में क्या देख रहे हैं कि एक लड़का IT इंजीनियर बाइक पे जा रहा है, टाई लगाया हुआ है, और घर वापसी के ऊपर वो किसी एक गली के अंदर चला जाता है, किसी औरत से मोबाइल छीन लेता है।
उस मोबाइल में पासवर्ड लगाए, लॉक लगाए, बिकेगा ही नहीं भाई। बिल्कुल ऐसे। वो एक गरीब औरत जो मोबाइल लेके जा रही है वो वैसे ही 3,000 रुपए का तुमसे कोई 100 का भी नहीं लेगा, लेकिन वो इतना डिप्रेशन का शिकार है, इतना डिप्रेशन का शिकार है, वो कह रहा है मैं अपने घर में खाली हाथ पहुंचूंगा, जो तनख्वाह मिली थी वो तो 10 तारीख को ख़त्म हो गई, माँ को कैसे फेस करूंगा, भाई को कैसे फेस करूंगा, बाप को कैसे फेस करूंगा। तो बात सिंपल सी है कि मौला अली का कौल है, अगर आप किसी चोर को पकड़ेंगे उसका हाथ पहले नहीं कटेगा, पहले उसको मालूम किया जाएगा वजह क्या थी, और अगर कोई भी एक शर्त के घर में भूख थी, इफलास था, मौत था, बीमारी था, तो उसको सजा नहीं मिलेगी, हुक्मरान जिम्मेदार है। इस शहर के अंदर कोई मोबाइल स्नैचर नहीं था, कोई इसको सोचना ही नहीं चाह रहा। ऐसा कैसे मुमकिन है? हमने सुना था डाकू तो घोड़े पे आ रहे हैं, उनकी शक्लें अजीब होती हैं, वो एक किरदार होता है उनका। यहां तो पढ़ा लिखा लड़का आ रहा है, और डकैती ऑफिस से छुट्टी के टाइम पे ही क्यों हो रही है? इस पे कोई बात तो करे बैठ के। वो बेचारा लड़का जब पकड़ा जाता है सब लोग उसको मारते हैं, चोर 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 चोर, किसी ने हो सकता है जान से मार दिया। देखते कि उसने किया क्यों, इस पर काम। अरे सिर्फ एक दफा देख लें कि उस लड़के को जिसको आपने डकैत बोल के मार डाला, या वो डकैत था, चोर था, उसकी नमाज जनाजा किस इलाके में हो रही है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, रात के अंधेरे में फैमिली मैयत क्यों लेकर गई, कि बच्चे का तो एक्सीडेंट हो गया था, लाश की हालत से नहीं दफना दिया। क्योंकि भाई आप समझें, यहाँ डाकुओं के खानदान नहीं रहते। इतना बड़ा शहर है, हजारों मोबाइल क्यों छिन रहे हैं, हजारों बाइकें क्यों जा रही हैं, आप जेब से मोबाइल निकालें फौरन क्यों छिन रहा है? पीछे बहुत डिप्रेशन है। मैं जब सुबह घर से निकला तो मेरा 2 महीने का बच्चा भूख से बिलक रहा है, मेरा 5 साल का बच्चा घर में बैठा है कि अब्बू एडमिशन तो जैसे तैसे आपने करा दिया, फीसें नहीं दी, मिस ने भगा दिया। तो जब आप इतनी टेंशन लेके निकलेंगे क्या करेंगे? तो फिर आप क्या करेंगे? ये चोरी चकारी छीना झपटी वाला माहौल बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमें अपने ऊपर रखकर 1 मिनट सोचना है कि अगर हमारे घर में भूख का राज हो, हमारे माँ बाप बिलक बिलक के मर रहे हो, तो हम क्या करेंगे? हमें दूसरों के हंसते हुए चेहरे अच्छे लगेंगे बाहर? जफर भाई एक और चीज़ है ना, अगर जैसे कल हमने अपने प्रोग्राम में ये बात भी की सिक्योरिटी गार्ड्स वाली, कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मॉल्स के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वहाँ के मालिकान तो करोड़ों कमाते हैं, लेकिन जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी 15,000 12,000 तनख्वाह है। लेकिन वो 12,000 भी उनको नहीं मिलती। मैं तो सिक्योरिटी गार्ड्स के महीने के राशन दे रहा हूँ, उनके बच्चों की फीसें भर रहा हूँ। जब आपके स्टॉक एक्सचेंज पे फायरिंग हुई, सबसे पहले उन सिक्योरिटी गार्ड्स को जो शहीद हुए तीनों, मेरे इदारे ने पैसे पहुँचाए। उसके बाद 1 दिन बाद फैसले हुए कि भाई स्टॉक एक्सचेंज क्या देगा, गवर्नमेंट क्या देगी, हम पहुँचा चुके थे उनकी फैमिलीज को। हमें मालूम है दफनाने का पैसा भी नहीं होगा घर में। 12,000 13,000 रुपये तो कंपनी ने लिया ना, कंपनी से। अब वो कंपनी नहीं कमाएगी जिसने उस गार्ड को वर्दी दी। या जो एहसास है जिम्मेदारी है, ये खत्म हो गया। सर बड़ी सोचने वाली बात है कि एक शख्स जो किसी भी बैंक के गेट पे बैठा है, फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ है, लोगों के लिए दरवाजा खोल रहा है, जिसकी उम्र 65 साल है, वो किसी का बाप है, उसके घर में कोई बहू है, उसकी बेटियां हैं, 12-13,000 रुपये कंपनी से आपने रखा, 6,000 रुपये उसको मिलते हैं। उस 6,000 में वो खाता क्या है? चले 8,000 मिलते हैं। वो क्या खाता है, क्या पीता है? इंश्योरेंस उसका नहीं है, वो गोली खाएगा, वो मर जाएगा। आप खबर के पैसे नहीं देती कंपनियां। मैं तो आपसे बोल रहा हूं ना, किस चीज पे बात करेंगे इस शहर में? बात करें, आप उठाएं IT इंजीनियरों को बुलाएं ना, बोले बताओ कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, मास्टर्स कर लिया तुमने, 5 साल हो गए, फ्लैट कर पाए अपना? बोलेगा किराया चढ़ा हुआ 6 महीने का, मैं कहां से फ्लैट करूंगा? कोई सोच ही नहीं रहा इन लोगों का। मैंने तो अपनी कल की वीडियो में बोला एक जगह पर कि हमें बाहर आना पड़ेगा, बहुत हो गया भाई, सेनेट का इलेक्शन बहुत हो गया, सब कुछ। अभी भाई लोगों का कब सोचेंगे? जिसकी नौकरी है वो खुश है, जिसकी नहीं है वो डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं लोग। ठीक, जफर भाई लास्ट कमेंट कीजिएगा कि ज़ाहिर डिप्रेशन वाला मामला अपनी जगह, लेकिन क्या ये सारी जिम्मेदारी और सारी गलतियां, सारी कोताहियां हुकूमत की हैं, या कि कुछ गलतियां हमारी अपनी भी हैं कि हम अपने आप को अपग्रेड ना करना, उस तरफ ना जाना, वो तालीम हासिल ना करना, वो टेक्नोलॉजी के दौर में अपने आप को अपग्रेड ना करना, कि फिर हम खुद से। मेरा नाम जफर अब्बास है, मेरा छोटा भाई है ऑन, ठीक है, उसने ग्रेजुएशन में भी कराची यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया, उसने मास्टर्स में भी गोल्ड मेडल लिया। इससे ज़्यादा क्या अपग्रेड करे? आज तक बेरोजगार है। आप बताएं, गोल्ड मेडल से ऊपर कोई अवार्ड देती है आपकी हुकूमत? लेकिन इसी जिम्मेदारी है। लेकिन इसी माशरे में वो जिम्मेदारी क्या है? वो क्या करे? झाड़ू लेकर बाहर निकल? लेकिन नहीं जफर भाई, इसी माशरे में, इसी मुल्क में, इन्हीं हालात में यूट्यूबर्स भी कमा रहे हैं, फ्रीलांसर भी कमा रहे हैं। लेकिन देखें, अगर एक केमिकल इंजीनियर है, मैं उससे बोलूं तुमने जो पढ़ा केमिकल के लिए उसको छोड़ो और जाके टिकटॉक बनाओ, लेकिन कमाना तो है ना जफर। मेरी फिर बात समझिए, उस बेचारे ने, जिसके माँ बाप ने जिंदगी की जमा पूंजी, माँ ने अपना जेवर बेच दिया जो बेटी के जहेज में देने के लिए रखा था कि तुम आसरा हो, अब ये जेवर तुम बनाओगे, और उसको अब मैं बोलूं तुम केमिकल इंजीनियर हो, तुम बायोकेमिकल इंजीनियर हो, तुम IT इंजीनियर हो, ये सब छोड़ो, तुम फ्रेयर हॉल में जाओ, सुबह से रात तक टिकटॉक बनाओ
मैं कतन इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा। यूट्यूब पे आ जाइए, मैं उसको बोलता हूँ तुम खाने बनाना शुरू कर दो आज से यूट्यूब पे, या प्रैंक करना शुरू कर दो। तो उसने इसलिए इतना पोजीशन ली थी जिंदगी भर क्लासों में। भाई नौकरियां जनरेट करनी पड़ेंगी, जो हमारे हुक्मरान हैं उनको सोचना पड़ेगा। ये इस पे दो राय नहीं है कि ज़ाहिर है जिसने डिग्री हासिल किया है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, गोल्ड मेडल, या फॉर दैट मैटर नहीं भी लिया गोल्ड मेडल, जिसने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है वो जरूर ये देखता है कि उसे अच्छी नौकरी मिले, क्योंकि ये उसका हक है, नौकरी उसे मिलनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच जफर भाई, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हम कह रहे थे, क्योंकि सोचना बहरहाल हुकूमत को है, सोचना बहरहाल रियासत को है कि आपने कैसे फैसिलिटेट करना है, अपने नौजवानों को कैसे फैसिलिटेट करना है जिन्होंने कल को पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना है। हमारे बच्चों ने किस तरीके से आगे बढ़कर पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, इसके लिए हुकूमत का काम है, रियासत का काम है। वरना क्या होगा, वरना ये बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज़ किया। फिर क्या करें, वो डिग्रियां छोड़ दें, आग लगा दें, टिकटॉक बनाएंगे, क्या हम अपने यूथ को उस तरफ लेकर जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, आला नस्ल की बिल्लियों की बात कर लेते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग घरों में बड़े मान से रखते हैं, मगर कराची से शयान सलीम हमें बिल्ली वाले बाबा से मिलवाएंगे, जो कि लियाकताबाद की गलियों में 15 साल से आवारा बिल्लियों के लिए खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। वो किस तरह से कर रहे हैं ये आपको दिखाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की मखलूक मुंतज़िर है कि वो आने वाला है। और वो आ गया। बिल्लियों को खाना देना इनका मामूल है। नियाज अहमद कारपेंटर, मगर शोहरत मिली बिल्ली वाले बाबा के नाम से। बिल्लियों से बेपनाह मोहब्बत का सिलसिला 15 बरस से जारी है। गलियों में फिरती बिल्लियों को बिला नागा दिन में 3 बार खाना फराहम कर रहे हैं। लॉकडाउन में अपनी 3 माह दुकान बंद रही, रोजगार मुतासिर हुआ, मगर बिल्लियों की खुराक तब भी जारी रही। होते हैं, भूखे होते हैं, उनको खाना खिला के तो आदमी कितना सुकून में आता है, चलो मेरे बच्चों ने खाना खा लिया। इसी तरह मैं इनको बच्चे समझता हूँ, और इनको जब खाना दे तो फिर मुझे सुकून हो जाता है। मुझे बहुत फिक्र होता है कि ये टाइम हो रहा है इनका, इनको हर हाल में खाना दूँ इनके जाकर, और खाना ना हो तो मुझे बहुत बेचैनी होती है। इसलिए इनके खाने का बंदोबस्त मैं रात को करके फिर सोता हूँ। 15-20 किलो रोज़ का मैं इनको चुस्ता वगैरह, सरियाँ वगैरह, गर्दनें वगैरह जो कुछ भी होता है मैं डालता हूँ। इतवार को भी मैं आता हूँ, ईद वाला दिन हो, ईद वाले दिन भी मैं आगे इनको खाना डालता हूँ, कोई मिस नहीं करता इनको मैं। कमाई ना हो तो बिल्ली वाले बाबा उधार करके बिल्लियों की भूख मिटाते हैं। हर महीने 15,000 रुपए बेजुबानों की खुराक पर खर्च करते हैं। खाने का कोई नागा नहीं है, उधार लेके आए, कारोबार कम चल रहा हो या ज़्यादा चल रहा हो। मैंने जब से ये काम शुरू किया 15 साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपना इनको खाना ना दिया हो। सड़कों पर भटकती बिल्लियों को खाना खिलाते हुए कई बार लोगों के मनफी रद्द अमल का भी सामना करना पड़ता है। जब मैं डालता हूँ तो कई लोग हैरियत से देखते हैं कि यार ये बिल्लियों को खाना डाल रहे हैं, क्योंकि आजकल इंसानों के पास कई लोग ऐसी बातें कहते हैं कि यार इंसानों को खाने को नहीं मिल रहा, ये बिल्लियों को डाल रहा है। अब ये कि बिल्लियों की किस्मत तो बिल्लियों के साथ है ना जी। बिल्लियों से प्यार की इंतहा सिर्फ खाना खिलाने तक महदूद नहीं। कई दफ़ा तो रोना आ जाता है कि ये मेरी बहुत प्यारी बिल्ली थी और ये मर गई बेचारी। कई दफ़ा तो रोना आ जाता है, आंसू आ जाते हैं, यानी कि यहाँ तक मेरा है इनके साथ प्यार। जख्म होता तो मैं इनको बायोटीन डालता हूँ जी, और ज़्यादा कोई बीमार हो जाए कोई उसको डॉक्टर के पास भी ले जाता हूँ।
बिल्लियां इनसे इतनी मानूस हो चुकी हैं कि एक झलक देखते ही इनके पीछे चल पड़ती हैं। महंगाई के इस दौर में जहां इखराजात पूरे करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में नियाज अहमद और बिल्ली वाले बाबा ना पैसे देखते हैं ना वक्त। इन आवारा बिल्लियों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ते, जो इनकी बिल्लियों से मोहब्बत की अनोखी मिसाल है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। कितना प्यारा एहसास है और मुझे लगता है ये एक जिम्मेदारी उन्होंने अपनी समझ ली, और अगर हर शहरी इस तरह से कुछ ना कुछ जिम्मेदारी उठा ले तो हमारे माशरे की बहुत सारी बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। एग्जैक्टली। उसके साथ साथ हम ये इस बात भी ज़रूर करते हैं कि अब चूँकि मौसम बदल रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है, ऐसे में जानवरों और परिंदों का भी ख्याल रखिए। ज़रूर कोशिश कीजिए कि अपनी बालकनीज़ में पानी के बाउल्स रख दीजिए ताकि जो भी परिंदे आएँ वो पानी पी सकें। और अगर आपके आसपास कोई जानवर है जो भूखा है, जो प्यासा है, यानी बिल्ली है तो वो प्यासी भी हो सकते हैं, दूध मांग रही है, तो आप उसे ज़रूर ये प्रोवाइड कीजिए, सवाब का सवाब है। देखिए ना, ये बेजुबान होते हैं ना, ये आपको बोल के नहीं बता सकते कि इन्हें क्या चाहिए, ये किस चीज़ की ज़रूरत है। आप ना इन्हें घर में रखें, ना इन्हें घर में ला के अपने बच्चों के साथ रखें, लेकिन आप किसी ना किसी तरह इनको खाना दे सकते हैं, इनकी किसी ना किसी तरह केयर कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे। एक और हमारे पास खबर है, दुकान खरीदने के पैसे नहीं तो क्या हुआ, रोजगार कमाने के और भी कई हैं तरीके। मुल्तान के शहरी ने गाड़ी को ही अपनी दुकान बना लिया। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, दुकान नहीं तो क्या हुआ, कैरी डब्बा तो है ना। MDA चौक के रिहायशी 42 साल मुश्ताक ने रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए कैरी डब्बा को ही जनरल स्टोर बना दिया। रिज़्क़े हलाल जो अल्लाह पाक ने दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है, लेकिन हमारे पास इतना सरमाया नहीं था, ना हम शॉप ले सकते हैं ना रेंट पे ले सकते हैं, इसलिए जो है ना हमने वैन जो है ना उधार उठा के वैन ली है, उसमें जो है ना रिज़्क़े हलाल करके जा रहे हैं। चलती फिरती इस दुकान में खाने पीने की अशिया, स्टेशनरी और कपड़े सिलाई का सारा सामान मौजूद है। शहरी भी मोबाइल शॉप से खरीदारी करके खुश दिखाई देते हैं। चलती फिरती दुकान है सर, ये एक किस्म की हमारे लिए सहूलत है। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी हैं और जिपे वगैरह, बिस्किट, नलकियाँ, बटन, बुकरम, काज, हर चीज़ की सहूलत है। महंगी दुकान और किराए की बचत, मुश्ताक ने ये साबित कर दिया है कि मुश्किल में किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय मेहनत करके हालात का मुकाबला करना चाहिए। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। आगे बढ़ते हैं जनाब, दुनिया भर का चक्कर लगाते हैं। हवाई से आपको खबर देते हैं जहां 70 साल के बूढ़े तरीन समंदरी परिंदे के अंडे से चूजा पैदा हुआ है। अंडा देने वाली मादा को विजडम का नाम दिया गया है। अमेरिकी फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस के मुताबिक ये जो एल्बाट्रोसिस है, इसका चूजा 1 फरवरी को दुनिया में चहचहाता हुआ आया और ये वाक़या शिमाली ओकेनूस में परिंदों की महफूज करदा पनाहगाह में पेश आया है। दिलचस्प इसमें बात यह है कि ये एल्बाट्रोसिस अमूमन 12 से 40 बरस तक जिंदा रहते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर विजडम 70 साल की उम्र तक पहुंच गई है, जो अपने नए जीवन साथी के साथ 2012 से रह रही है। 1 फरवरी को इसके अंडे से चिकन यानी चूजा निकला था, मगर इसका बाकायदा ऐलान 1 हफ्ते कबल जो है वो किया गया है। जनाब आगे बढ़ते हैं, एक और प्यारे से पानी में रहने वाले जानवर की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के साहिल के करीब गहरे पानी में 3 नई किस्म की शार्क्स देखी गई हैं जो कि अंधेरे में चमकती हैं। क्या बात है। साइंसदानों के मुताबिक जुगनू वाली शार्क कह सकते हैं। जुगनू वाली शार्क है, जुगनू चमक गए हैं इसको। साइंसदानों के मुताबिक काइट फिन शार्क के अलावा ब्लैकबेरी लैंटर्न शार्क और सदर्न लैंटर्न शार्क में चमक देखी गई है। ऐसी चमक हम जुगनुओं में, जेलीफिश में और दीगर बहुत से जानदारों में देखते हैं। इन शार्क्स के जो टमी का निचला हिस्सा है वो शाइन करता है, ग्लिटरी होता है। यह खासियत उन्हें हमला आवरों से भी बचाती है। समंदर के जिन मकामात पर ये शार्क्स मिली हैं वो एक ऐसा जोन कहलाता है, हाँ, जो कि 200 से 1000 मीटर तक गहरा होता है और यहाँ पर छुपने की जगह कम होती है। इसी वजह से शार्क ने चमकने धमकने की सलाहियत पैदा कर ली है कि जब भी हमलावर आएंगे तो चमकना शुरू कर देंगे, पता नहीं चलेगा, अंधेरे में हम चमक जाएंगे। चलिए जी, ये चमकीली भड़कीली से खबर तो दी है, कुछ और खबरें भी बाकी हैं, कुछ और मौजूद भी बाकी हैं, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि कोरोना के बाद खाम तेल पहली बार $70 फी बैरल से बढ़ गया है। पाकिस्तान खित्ते का वो वाहिद मुल्क है जिसने अवाम पर बोझ ना डालते हुए पेट्रोल की कीमतें कम रखी हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हुकूमत के लिए इजाफा ज़रूरी हो चुका है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ कीमतों में इस्तेहकाम नहीं आता। कभी 2 रुपये, कभी 1 रुपया, तो कभी चंद पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो सीधा हमारी रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है और इनसे सवाल करो तो ये कहा जाता है कि पेट्रोल की कीमत देखी है। अब तो जनाब रमज़ान आ रहा है और ना जाने अब आने वाले वक्त में लोगों का क्या हाल होगा। पेट्रोल की कीमत क्या मज़ीद बढ़ेगी या अब इस्तेहकाम आ जाएगा? इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट अरशद एच अब्बासी साहब। उनसे बात करते हैं। अरशद साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आने वाले वक्त में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की कि इस्तेहकाम नहीं रहता, कभी बढ़ जाती है, कभी रुपए में कम होती हैं, पैसे में कम होती हैं और कभी बहुत ज़्यादा बढ़ा के आवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया जाता है। तो आप आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बात असल में ये कि पेट्रोल की प्राइस का या कीमत का तयन करने के लिए कुछ डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं और कुछ इंटरनेशनल। डोमेस्टिक ये कि अगर आपकी डॉलर की प्राइस, अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो तब भी आपकी कीमत बढ़ गई। इंटरनेशनल ये है कि हम तो ज़्यादातर जो ऑयल है वो तो लेते हैं मिडिल ईस्ट से। अगर कोई भी ऐसा वाक़या हो जाए, मिडिल ईस्ट में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक रॉकेट जाके गिरा था अरामको की इंस्टॉलमेंट में, तो क्या हो गया? आपकी ऑयल की प्राइस तकरीबन $70 पर बैरल हो गई। ऐसे कोई वाक़या मिडिल ईस्ट में होता है या जो पेट्रोल की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, अगर वो कहते हैं ऑयल प्राइस हमने कट करनी है, कीमतें कम कर प्रोडक्शन कम करनी है, इससे भी कीमत बढ़ जाती है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड है कि इंटरनेशनल क्या वाक़यात होते हैं, किस तरह की ऑयल की कीमत जाती है, ये उस पे इसका इन्हिसार है। हाँ, मैं आज एक बात कहूँगा, आपने अच्छा हुआ मुझे ले लिया, इसलिए कि मैंने और मेरे साथियों ने आज से 2 साल पहले इस गवर्नमेंट को एक पूरा मास्टर प्लान बना के दिया कि हम पाकिस्तान में किस तरह ऑयल खुद पैदा कर सकते हैं। और क्या ये सवाल भी था कि क्या पाकिस्तान ऑयल में या गैस में खुद कफील हो सकता है। तो मैं आपके नाजरीन को इस सबको बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, उसका नाम था हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसमें हमने एक रोड मैप बना के दिया कि 5 साल में पाकिस्तान तेल और गैस में खुद कफील हो सकता है। और आप यकीन कीजिए कि अगर हमारा डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन हो तो हमारी जो पंपिंग कास्ट है $12 से $14 या मैक्सिमम $20 आती है। तो अब अंदाजा कीजिए कि अगर $20 में मैक्सिमम हमें पाकिस्तान में पड़ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में $70 पड़ रहा है, तो बात कहाँ जाती है? ये दुनिया में कोई भी ऐसे इवेंट हो, एक बात ये है कि उससे ऑयल की प्राइस नहीं बढ़ेगी। और इससे पहले आपने, चूंकि मुझे सेगमेंट में काफ़ी देर लिए रखा, आपके यहाँ एक प्रोग्राम आपके ये भी था कि पाकिस्तान में बेरोजगारी कैसे कम की जाए, लोगों को जॉब्स कैसे दी जाए। तो आप यकीन कीजिए तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों को जॉब मिल सकती है। और स्पेशली हमारे वो वाले एरिए जो कि राजस्थान के साथ मिलते हैं, इंडियन राजस्थान के साथ, वहाँ तकरीबन हमारे बॉर्डर से हार्डली 1 किलोमीटर पे 3 लाख बैरल ऑयल निकाला जा रहा है। अभी सिर्फ 5 साल पहले आपने नाम सुना होगा रन ऑफ कच्छ, गुजरात में, वहाँ पे 2 लाख बैरल ऑयल निकाला जा रहा है। और दुनिया के बड़े बड़े अच्छे जियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये ऑयल यहाँ से फ्लो होकर उधर जा रहा है। तो देखिए सर, ये जरा बात दोबारा बताइएगा अर्शद साहब, और आपने कहा ये बात प्लीज जरा दोबारा बताइए, क्योंकि ये जो मामलात हैं कि ऑयल हमारा लेकिन जा दूसरी तरफ रहा है, ये तो हम अपने वेस्टर्न बॉर्डर से मुतालिक सुनते आए थे, ईरान से मुतालिक सुनते आए थे। तो आपने बिल्कुल दूसरी बात बताई जिस पर बात हुई नहीं है। यानी हम ये समझें कि इंडिया हमारा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी तेल हमारा है, जा वो भारत की तरफ रहा है। देखिए, इसमें मैं एक अकेला नहीं था, इसमें पाकिस्तान के बड़े मशहूर ऑयल एंड गैस के एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल सब ने मिलके कंसोलिडेट रिपोर्ट
दी है और जिसमें जो आप सवाल कर रहे हैं एग्जैक्टली उसमें कहा है कि ये देखिए ऑयल पाकिस्तान में यहाँ पे निकल सकता है, और हमने जिन कंपनी को बॉर्डर के साथ लाइसेंस दिया था कि ऑयल एक्सपोर्ट यहाँ पे करें, उन्होंने 10 साल हो गए कोई काम नहीं किया। ये वो बातें हैं जो साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि जिनको लाइसेंस दिया, जिन्होंने काम करना था, उन्होंने काम नहीं किया। क्योंकि सर हमने अभी आई गेस 1-1.5 साल पहले बड़ी उम्मीद बांध ली थी कि समंदर से तेल निकलेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा, और वो तेल जब निकलेगा उससे हम खुद का फील हो जाएंगे। वहाँ पे ज़रा ड्रिलिंग हुई, वहाँ पर कुओं की बातें हुई, वहाँ पर था कि वहाँ पे ज़खायर मिल जाएंगे। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं सर, मुझे इससे मुतालिक बताएं कि इसमें अपडेट क्या है? क्या ऐसा मुमकिन है कि यहाँ पर ड्रिलिंग हो, यहाँ पर वेल्स हो और यहाँ से तेल निकले? क्योंकि जो वेस्टर्न साइड वाला मामला है वहाँ पर तो शायद कोई एग्रीमेंट्स ऐसे हैं कि हम लोग वो कर नहीं पाते, लेकिन फॉर दिस साइड, फॉर द ईस्टर्न साइड, यहाँ तो ऐसा कोई मामला है नहीं। ये तो असर हमें करना चाहिए। फिर अगर हम नहीं करते तो फिर तो इन्वेस्टिगेशन इस बात की होनी चाहिए कि हम क्यों नहीं कर रहे, जिसको लाइसेंस दे रहे हैं उसके इंटरेस्ट कहां पर हैं। देखिए भाई, आपने ये बात की, अभी आपने दूसरी उस साइड पे नहीं आया कि बलूचिस्तान में कितना ऑयल है, कोलू में कितना है, नॉर्थ वजीरिस्तान में कितना है। सर वो तो हम निकाल नहीं रहे। अब आप बताऊं कि केपीके में एक बड़ा अच्छा जी देखिए मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, आपने कहा ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, बात ये है कि जब पाकिस्तान में एक कमिटेड हो, एक बात की हो कि जी हमने तो बाहर से लाना ही लाना है, LNG भी बाहर से लानी है, पेट्रोल भी वहां से बाहर से लाना है। मैं अनफॉर्चुनेटली जी आज से 5 साल पहले एक शेल गैस की कितनी पाकिस्तान में पोटेंशियल है उसका भी आता रहूं, और बाद में अमेरिका में जाके काम भी करना पड़ गया वाटली शेल गैस बेसन पे। हमने इस पे भी काम नहीं किया। आपके जरिए बस एक पैगाम देना चाहूंगा, और ये बात शायद कहीं ऊपर तक पहुंच जाए, वो जो डिसीजन मेकर है, पिंडी वाले भी, इस्लामाबाद वाले भी, कि सुनिए आप पाकिस्तान के लोगों के साथ बड़ा भयानक मजाक कर रहे हैं। ये जो आपने बात की, सवाल आपका बड़ा जबरदस्त है कि जब ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे यहाँ कीमतें, दूध से फ्रूट, हर चीज बढ़ जाएगी। और अभी जिस तरह एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये ऑयल की कीमत और बढ़ेगी, ऑयल प्राइस और कट होगी, तो हम इंटरनेशनल देखेंगे कीमतें, फिर वो कहते हैं वो उगरा बेचेगा, आप भी देखेंगे 5 पे बढ़ के 10 पे बढ़ के, आम आदमी की जिंदगी कहां से कहां चली जाएगी। बिल्कुल अरशद साहब, देखें आम आदमी जो है वो शायद अब यही सोचता रहता है कि आया कल को महंगाई अगर बढ़ती है तो इसका मतलब पेट्रोल का रेट बढ़ गया, जैसे कि आपने भी ये बात की। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों है कि हर चीज को इस चीज से रिलेट किया जाता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, आपके यहाँ महंगाई बढ़ जाती है, बाकी ममालिक में भी तो रेट ऊपर जाते हैं, वहां पर तो ऐसा कुछ देखने में नहीं आता। नहीं देखिए ये एक इंटरनेशनल है कि जैसे फ्यूल, मेन पेट्रोल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट, ये देखिए ये बेसिक है, हर चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन हर में आती है, कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक है। अगर आपने कोई चीज़ मार्केट में कुछ आनी है तो डेफिनेटली आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है, इससे रिलेटेड है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इशू ये है कि पाकिस्तान में क्या ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस हो सकता है जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ती हैं, क्योंकि इससे पहले आपका एक सेगमेंट ये भी था कि कराची में फोन स्नैच हो रहे। देखिए इसका भी तल्लुक कीमतों से है। अगर पाकिस्तान में रोजगार हो, अगर पाकिस्तान में कीमतें कम हो, तो शायद रोजगार का भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा से ताल्लुक है। मैं एक पुलिस के सीनियर ऑफिसर आज से कुछ 3-4 महीने पहले बैठे थे, वो कह रहे थे कि जैसे ही आपके यहाँ बेरोजगारी बढ़ती है, डॉलर की प्राइस जो है वो ज्यादा होती है, पेट्रोल की प्राइस ज्यादा होती है, आपका क्राइम रेट बढ़ जाता है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है सर, है कि आपके पास रोजगार नहीं होता सर। मैं जानता हूँ कि मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, मैं बार बार टॉपिक से हट रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये बातें ऐसी जिस पर मैं चाह रहा हूँ कि आपका मैं कमेंट लाजमी लूँ। सर कमिंग बैक टू द रिजर्व्स, सर मुझे प्लीज़ ये समझाएं, एक आम पाकिस्तानी को ये बताएं कि सर जो रिजर्व्स बलूचिस्तान में हैं हम वो नहीं निकाल रहे, हम वो इस्तेमाल नहीं करें, क्या हम वो नहीं कर पाएंगे कभी भी? क्या मामला उसी तरह जैसे रिकॉर्डिक का मामला है, ये मामला इस तरह से है बलूचिस्तान में? और दूसरा जो आपने बात की ईस्टर्न बॉर्डर की, इस पर मुझे बताएं सर, क्या मुस्तकबिल में हम यहाँ से तेल इस्तेमाल कर सकेंगे, निकाल सकेंगे या नहीं? और जो बात आपने केपीके की उससे मुतालिक 3 पॉइंटर से मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान तेल इस्तेमाल कर सकेगा या नहीं? देखिए
देखिए, आप दोनों बड़े यंग पढ़े लिखे बच्चे हैं। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, रेड टेप। रेड टेप क्या होती है कि यानी जब मैं फर्ज करें अमेरिका से आया हूँ या किसी जगह से आया हूँ, मैं आता हूँ सबसे पहले मिनिस्ट्री में कहता हूँ जी मुझे लाइसेंस दे दीजिए, मैंने आयल निकालना है। देखिए, मिनिस्ट्री में किसी बंदे ने आज से काम नहीं करता। यहाँ पे जो रेड टेप है, एक बड़े अमेरिकन ने मुझसे 2 साल पहले कहा था कि आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी कि इंस्टेड रेड टेप के आपको जब तक रेड कार्पेट नहीं देंगे, रेड कार्पेट का मतलब ये कि इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे कि आइए हम आपको ये लाइसेंस देते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे आएंगे ये लाइसेंस आपके हाथ में है, आप चाहे उससे ऑयल निकालें, चाहे उससे गैस निकालें, चाहे उससे शेल के जरिए या मीथेन, कोई भी है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो आप सुनते हैं अफसरशाही, ये जो आप सुनते हैं जी, मैं क्या बात करूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो पहले सेक्रेटरी ऑयल एंड गैस थे, अगर इनके कारनामे वहीं देखे जाए, देखिए आपको तबाह करने के लिए कोई दुनिया का दूसरा मुल्क नहीं है। ये हम अपने ही हैं जो कि इस्लामाबाद में बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हैं। अगर ऑयल एंड गैस में आज देखिए ये पूरी पॉलिसी मैंने आपको दे दी, इसमें एक पॉइंट किया हुआ कि कहाँ कहाँ ऑयल एंड गैस है। ये मैं अकेला नहीं, इसमें पाकिस्तान के टॉप के 20 बंदे हैं। हर चीज जिसे कहते हैं आपके ट्रे में पड़ी हुई है, फैसला आपने करना है। लेकिन बात ये है कि आपने सही कहा था कि आज से साल पहले एक हाइप क्रिएट की गई जो केकड़ा में इतना होगा, वो वाली बातें जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। अगर आप ऐसी बातें करेंगे, पाकिस्तान की ये अवाम, देखिए आपके में अभी मुझे आपने 9 बजे से लिया हुआ, मैं एक प्रोग्राम आपके साथ था, क्या कराची में क्राइम हो रहा है, लोगों का हाल क्या। अभी एक लड़का आपके प्रोग्राम बंदा कह रहा था जी हमारे बंदे ने गोल्ड मेडल लिया है, नौकरियां नहीं है। कितने अफसोस की बात है। बिल्कुल, ये अफसोस की बात है, ये दुख की बात है सर। ये आपने बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया सर, डॉलर की आपकी बचत होती है। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि नौकरियां कैसे मिलेंगी। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया कि हमारे पास ट्रे में सजा हुआ सब कुछ है, लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं करें। यू हैव राइटली सेड कि हमें इनवाइट करना होगा, हमें वेलकम करना होगा कंपनीज को कि वो आए यहाँ पर इन्वेस्ट करें। और यहाँ क्योंकि ये बड़ा अच्छा आपने सर, मैं फिर कहूँगा, आपने कहा कोई और हमें बर्बाद तबाह नहीं करेगा, हम खुद अपने आप को बर्बाद तबाह करेंगे। तो इसलिए हमें वेलकम करना चाहिए और कंपनीज को कि वो आए, एक्सप्लोर करें, क्योंकि उससे फायदा हमारा भी होगा। थैंक यू वेरी मच। लेने में हम ताखीर कर रहे हैं, बिल्कुल क्यों कर रहे हैं, ये भी इसके आखिर इसके पीछे अल्लाह करे। आज जो अरशद जवासी साहब ने हमारे पॉइंट हमारे इसमें सेगमेंट डिस्कशन में पॉइंट्स उठाए हैं, वो लाजमी उनको सीरियस लिया जाए, क्योंकि हम खुद कफील हो सकते हैं तब जबकि हम अपने इन रिसोर्सेज को वाकई इस्तेमाल करें। मेरे लिए भी ये नई इन्फॉर्मेशन थी कि इंडिया के बॉर्डर के बड़े करीब हमारे पास रिजर्व हैं, हम उनको इस्तेमाल नहीं करें। हम केकड़ा तक की तो बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ध्यान क्यों नहीं है? क्या हमारा ध्यान सिर्फ सेनेट पर, नेशनल असम्बली पर, जोड़ तोड़ पर, पैसों की बातों पर और माजी की बातों पर, उनकी जो कोताहियां उस पर है, या कि अपने मुस्तकबिल की बात हमने करनी है इस पर, या फिर सिर्फ पैसे चलाने पर है? आगे बढ़ते हैं जनाब। 60 साल से जायद उम्र के अफराद अब तैयार रहें, कोरोना वैक्सीन आज से लगाई जाएगी। महकमा सेहत के मुताबिक साइनोफार्म वैक्सीन 60 साल से जायद उम्र के अफराद को लगाई जा रही है। इससे पहले ड्रैप ने चीनी वैक्सीन साइनोफार्म 60 साल से जायद उम्र के अफराद को लगाने की इजाज़त दी थी। ड्रैप के रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने भी इसकी इजाज़त दी थी। ड्रैप ने रूसी वैक्सीन को भी 60 साल से जायद उम्र वाले अफराद को लगाने की इजाज़त दी थी। ड्रैप हुकाम का ये कहना था कि ये फैसला 6 रुकनी एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशात पर किया गया। और हुकाम ने यह बताया है कि चीनी और रूसी वैक्सीन लगाने का फैसला चीन, बहरीन और अमारात के डेटा की बुनियाद पर किया गया है। ड्रैप हुकाम ने आगाह किया था कि वैक्सीन लगने के बाद बूढ़े अफराद को 2 दिन तक मॉनिटर किया जाएगा, जबकि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क समेत तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि जब पहले वैक्सीन नहीं लगाई जा रही थी साइनोफार्म 60+ तो कहा यह गया था चूंकि डाटा मौजूद नहीं है, क्योंकि 60+ पर इसके तजर्बात नहीं हुए, इसलिए हम वेट करेंगे एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का। लेकिन अब यह खबर है कि साइनोफार्म वैक्सीन ही लगाई जाएगी 60 साल से बड़ी उम्र के अफराद को, जो कि पहले शायद इंतजार में थे कि कब आएगी एस्ट्राजेनेका और हमें लगेगी, लेकिन अब एस्ट्राजेनेका नहीं जनाब, साइनोफार्म की वैक्सीन ही उनको लगाई जो है। उन्होंने कहा इसी पे इत्तेफा कर लें, नया डाटा आ चुका है, इसलिए अब ये वैक्सीन आपको जो है लगाई जा सकती है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे, सियासी नाश्ते की बात करते हैं। और जब हम सियासत की बात करते हैं तो इस वक्त सियासत में हम देखते हैं, इस वक्त क्या
हर वक्त ही तहलका खेज मोड़ आते रहते हैं, हमें पॉलिटिकल पार्टी क्रॉसरोड्स नज़र आती हैं, कुछ ऐसे बयानात सामने आते हैं जिससे सियासी माहौल में हमें हलचल दिखाई देती है। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के दस्तरास अब्दुल गफूर हैदरी साहब को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश की थी, जिस पेशकश को अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने डिनाई किया है। वो मौजूद थे, सादिक संजरानी के साथ मुलाकात करने गए थे, खाना शाना साथ खाया। बाद में परवेज खटक साहब ने कहा जी कि हमने इनको पेशकश की है और हम इनको डिप्टी स्पीकर बनाएंगे। डिप्टी स्पीकर के लिए पहले पीडीएम भी इन्हीं के नाम पर गौर कर रही थी, लेकिन अब अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने ये कह दिया, क्लियरली कह दिया कि हम डिनाई करते हैं इस ऑफर को। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान सईद बसरा साहब ने। बसरा साहब, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया शोएब। बसर साहब, मैं क्या समझूं इस बात को कि हुकूमत अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए दुश्मन के साथ बैठने को तैयार है, पीडीएम के साथ बैठने को तैयार है, उनको ऐसी ऑफर कराने को तैयार है कि डिप्टी चेयरमैन अपना ले आओ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा शोएब, मैं तो वैसे समझा था कि हमारी कौम की हिस्से मिज़ाज बड़ी अच्छी है और ये एक मिज़ाज और संजीदा बात में फ़र्क को महसूस करते हैं। देखिए, मैं क्विकली सिर्फ आपको छोटा सा, मैं इस पर ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ कि ये एक मजाक था। मजाक इसलिए था कि क्योंकि अब्दुल गफूर हैदरी साहब की बड़ी अच्छी दोस्ती है पार्लियामान के अंदर खटक साहब से भी, और एक उनका पुराना मुआनका है उनके साथ, और ऐसे ही चेयरमैन सेनेट के साथ। इसके बैकग्राउंड ये, एक दफ्तर में बैठे हुए उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आप देखें, अपनी उम्र देखें और आपके तरले और मिन्नतें देखें जो आप मरे ही जा रहे हैं बिल्कुल इसके लिए, सेनेट के डिप्टी चेयरमैनशिप के लिए। तो भाईजान फिर आप अगर यही मसला है और आपकी ज़िंदगी नहीं बचती तो औज़राए तफन्नुन उन्होंने कहा मजाक के तौर पर कि फिर हम आपको बना देते हैं भाई डिप्टी चेयरमैन, आप बच तो रहें, बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। अच्छा, इसी बात को उन्होंने चलते चलते वहाँ पर अगर आप देख लें, सुन लें, लेटर नोट के ऊपर एक मजाक के तौर के ऊपर एक वैसे ही एक दो तरफा, यानी मैं यूं समझ लूं अवाम के साथ मजाक हो रहा है। देखिए शोएब, देखिए इस सवाल तो आप जो भी निकाले, लेकिन ये बात इससे आगे नहीं है। आप एक लाइन में मैं इसको सम अप करता हूं। मैं समझ गया सर, क्योंकि सर आपने क्लियर कर दिया, आपने क्लियर कर दिया सर, एंड मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक कर गया, वो मजाक था। चलें, लेट्स मूव अहेड। सर मुझे ये बता दें आप कि एक मामला जिस पर ज़्यादा बहुत बात हो रही है, वो एक वीडियो स्कैंडल के बाद की बात हो रही है। सर मुझे दो बातें इसमें बता दें। एक तो वो 4 MNS से मुताल्लिक आप लोग क्यों उनके बयान हल्फी जमा नहीं करा रहे, उनको क्यों आप फरीक नहीं बना रहे इस केस में इलेक्शन कमीशन में? और दूसरी बात ये, जो 15-16 आपके MNAs हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया है, क्या उनके नाम अगर आपको मालूम है? क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं उनको मालूम है, शेख रशीद साहब ने कहा है कि नाम मालूम है, वो नाम सामने क्यों नहीं ला रहे सर? फिर क्या मसला है? अच्छा शोएब, मैं आपके सामने ये बात रखूं कि पहली बात यह है कि कल जो एक समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन के अंदर, मुझे बड़ा दुख हुआ। देखिए, इस मुल्क के अंदर झूठ फैलाने, झूठ का कारोबार करने, चोरी डाका, पाकिस्तान की मुआशियात को तबाह करने के लिए और इखलाकियात पर हमलावर 10 से 11 सियासी जमातें ऑलरेडी मैदान के अंदर हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ बैठे हुए हमारे जो दोस्त थे जो मीडिया से, उनको बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जो कल कमेंट्री चलती रही सारा दिन टेलीविज़न के ऊपर, चंद एक टेलीविज़न पे बिलखसूस चलती रही जो कि धंधा करते हैं खबर का, मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं है। तो ये मैं वहाँ मौजूद था, आई माई सेल्फ वॉज प्रेजेंट देयर। तमाम सियाको सबाक से हट के बात सर, फिर आप शेयर करें, बसरा साहब आप शेयर करें, फिर कल क्या हुआ? क्या ये नहीं कहा गया कि आप नए सिरे से दरखास्त दायर करें? क्या ये नहीं कहा गया कि फरीक बनाया उन MNAs को? क्या ये नहीं कहा गया कि उस वीडियो में नाम नहीं है यूसुफ रज़ा गिलानी का? क्या ये नहीं कहा गया कि उसमें पैसे की बात नहीं है? अच्छा, जितनी भी आपने बातें की हैं ये बातें कही गई हैं, लेकिन सियाको सबाक से हट के पेश की जा रही हैं। जब उन्होंने कहा कि नई दरख्वास्त दायर करें, 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं क्यों दरख्वास्त नई दायर करें। कि हमने 2 एप्लीकेशन दायर कर रखी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पटिशनर्स ने, फ़ारूक हबीब ने, मलाइका ने और कमल ने, और दोनों एक ही नेचर की हैं। एक अर्जेंट हेयरिंग के लिए थी, उन्होंने कहा कि आप दोनों को क्लब कर लें, यानी दोनों को एक ही दरख्वास्त में यकजा कर लें ताकि फैसला करते हुए आसानी रहे, नंबर 1। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो वीडियो के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे बात कर रहे हैं, अली गिलानी, जिनको हमने फरीक बनाया हुआ है इस पिटीशन के अंदर,
तो उन्होंने कहा कि वो अपने बाप का नाम नहीं ले रहे, जिस पे हमारे आर्गूमेंट ये हैं और पूरी कौम इस पे गवाह है कि अगर वो अपने बाप के लिए बात नहीं कर रहे थे तो उनकी वालदा तो इलेक्शन लड़ी नहीं रही थी, ना वो खुद लड़ रहे थे, ना पार्टी में कोई और लड़ रहा था। तो प्रेमा फशाई यानी बादियों नजर के अंदर वो अपने वालिद की कैंपेन कर रहे थे, हराम के पैसा दे के लोगों को इंड्यूस कर रहे थे। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि मीडिया पे चलती रही जिन्होंने कहा कि हम तो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ आपको कोई स्टे ऑर्डर नहीं देंगे क्योंकि नई एप्लीकेशन दायर करनी है, तो जारी बात है उस एप्लीकेशन की प्रेयर भी नहीं होगी। तो मेरी गुजारिश है शोएब, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं और आप जो नई नस्ल जो इस पाकिस्तान की अमीन है, मुझे बताइए सवाल तो ये है कि क्या सेनेट पाकिस्तान का इस जो ये चोरी हुई है, चोर बाजारी, ये जो पैसा चला है, माले हराम चला है, इसके बाद सेनेट मोतबर है? मैं और आप, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सिर्फ पैसा चलाने वाले ही गलत लोग हैं जिन्होंने पैसा खाया, जो आपके सफों में बैठे हैं, जो आपके एमएनएज हैं सर, उनके बारे में क्या ख्याल है? मैं तो ये कहता हूं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो रिश्वत देता है और जो लेता है दोनों जहन्नुमी हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं नाम नहीं सामने ला रहे सर, आप जिनको आप भी जहन्नुमी कह रहे हैं, आप उनका नाम सामने नहीं ला रहे सर। अगर आपको नाम मालूम है आप सामने नहीं ला रहे, तो कौम के साथ ज्यादती है सर। आप लोग नाम सामने लाएं सर, एक्सपोज करें। लेकिन लगता है ये सर डर है पीटीआई को कि अगर नाम सामने लाएंगे तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी। बिल्कुल शोएब, ये गलत बात है। देखिए मसला क्या है, हम एक ऐसी बहस में उलझ चुके हैं या उलझाए जा रहे हैं जिसका वो कहते हैं ना, वो बात जिसका फसाने में जिक्र नहीं, वो बात उनको बड़ी दिलरुबा गुजरती है। हमारा उन एमएनएस का जिक्र फसाने में नहीं, उनका जिक्र हकीकत में है सर। वोट नहीं दिया यूसुफ रजा गिलानी साहब को, सॉरी हफीज शेख साहब को वोट नहीं दिया उन्होंने। शोएब, मैं जो कब कह रहा हूं वोट नहीं दिया, मैं तो यही कह रहा हूं कि यही तो हमारा केस है कि क्यों पाकिस्तान के वाने बाला की तकदीस को खराब करने का मौका घर से शुरू करें सर, क्यों अपने घर से शुरू करें सर, उनके नाम सामने लाएं, कौम को बताएं कि ये हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, जो कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देते हैं इमरान खान को, लेकिन पीठ में छुरा घोंपते हैं। नाम सामने लाएं सर। देखिए ये बात ऑलरेडी कल इलेक्शन कमीशन के अंदर हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि आप उनके एफिडेविट जो हैं वो लेके आए, वो आज उसका हिस्सा बन जाएंगे। मुझे ये नहीं, वो जो बात हुई है सर वो उन 4 एमएनएस की हुई है जो कि उस वीडियो में, मैं बात उन 15 की कर रहा हूं जिन्होंने वोट नहीं दिया आपको, जिनके नाम मालूम है आपको, जो आपकी सफों में बैठे हैं, उनको एक्सपोज करें सर, मैं ये कह रहा हूं। शोएब, मैंने आपकी बात को एग्री कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जरा देखिए कि आपके सामने जो आदमी मुखातिब है यानी कि इमरान खान, जिससे हम ये सवाल कर रहे हैं, उस आदमी ने पहले 20 लोगों को अपनी पार्टी से निकाला। 15 को नहीं निकाल सकते सर, निकालेंगे हुकूमत गिर जाएगी। देखिए शोएब, इमरान खान पाकिस्तान के निजाम की बहाली, इदारों की तकदीस की जंग लड़े, हुकूमत में रहना, वो जंग लड़ रहे हैं सर, वो अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। लेकिन शिबली फराज साहब एक और चैनल पर बैठकर ये बात करते हैं कि बहुत हो गई नाइस वाली गेम, अब जैसे ऑपोजिशन वाले करते हैं हम भी वैसा करेंगे, जैसा जो टैक्टिक्स उनके थे वही टैक्टिक्स हमारे होंगे, चलाएंगे, बाय द बुक नहीं जाएंगे। नहीं शोएब, देखिए मेरा ख्याल में दोबारा हम एक कॉन्टेक्स्ट को मिस कर रहे हैं। शिबली फराज का वो ट्वीट भी मेरे सामने है, बिल्कुल मैं आपसे बात करने के पहले उसको भी पढ़ रहा था। शिबली फराज ने कहा कि हम तमाम दस्तयाब आइनी और कानूनी हथियार बुरुए कार लेके आएंगे। लेकिन मैं एक शेर में शिबली भाई की बात को भी और हुकूमत की बात को समअप करता हूँ, अक्लमंद इसको समझ लें। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, अब जो तुम करोगे वो हम करेंगे। यही तो मरियम नवाज कह रही हैं, आपने उनकी बात नहीं सुनी थी? उन्होंने भी तो यही कहा, बहुत बरमला कहा कि अब फिर खुल के मैदान में आ जाते हैं, जैसा हुकूमत कर रही है एतमाद का वोट लेने के लिए कि एक रेस में एक ही शख्स खड़ा है और वो जीत के कहता है कि मैं जीत गया, तो अब हम भी ऐसे ही करेंगे। तो फिर हम क्या देखें कि इस जंग में पिस तो आवाम रही है ना, आवाम का तो कोई ख्याल नहीं है, पैसा चल रहा है, जोड़ तोड़ हो रहा है, दावतें दी जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि मजाक में दावत दी थी डेप्यूटी चेयरमैन की सीट के लिए, लेकिन परवेज खट्टर कह रहे हैं कि इसमें तो दोनों का फायदा है, तो फायदा देख के अब आगे कुर्सियां मिलेंगी। देखिए मैं तो पहली बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो समझता हूँ कि समा जैसे मोतबर टेलीविजन के ऊपर बैठ के पाकिस्तान की एक सजा याफ्ता औरत को मैं तो डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, ना उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आखिर हम पाकिस्तान की मोरालिटी यानी सियासी अखलाकियत को कहाँ तक गिराएंगे? एक औरत सजा याफ्ता है, चोरी में सजा हुई है, बेल के ऊपर है, मैं तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ क्योंकि यही एक जायज़ तरीका है मेरी नज़र के अंदर। अब मैं आपको बताऊँ
आप कह रही हैं कि कोई इखलाकी कदर नहीं रह जाएगी। पाकिस्तान के अंदर अब चीज़ें स्याह और सफ़ेद में हैं, ग्रे एरिया में कुछ नहीं है। एक तरफ इमरान खान और पाकिस्तान की कौम खड़ी है जो पाकिस्तान के ईवान बाला के तकद्दुस की बहाली की जंग लड़ रही है, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया, आज़ाद इदारों की पुष्ट पे खड़ी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान में चोरी, हराम का पैसा बचाते, सियासी इखलाकियात को दफन कर चुके और उसकी कब्र और मकबरे के ऊपर सीना को भी करते हुए वो जो 11 की जमातें हैं, ये बड़ी क्लियर डिवाइड है। हम सियासी इखलाकियात के दायरे में रहते हुए पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा, इदारों की बहाली और तकद्दुस का मुकदमा, ईवान बाला पे लगे हुए कलंक के टीके को मिटाने का मुकदमा, हम पाकिस्तान के लोग इमरान खान की लीडरशिप में लड़ते रहेंगे। ये दो कुव्वतें हैं। ये तो बसरा साहब, शिमली फराज और शेख रशीद साहब भी कहते हैं, आप कह रहे हैं हर चीज व्हाइट और ब्लैक है, ग्रे में कुछ नहीं है। क्या वो 15 अरकान भी ग्रे में नहीं है? देखिए हम क्योंकि उन 15 अरकान के ऊपर अगर अटक गए हैं तो ये मुझे बताइए कि उन 15 अरकान जो आज जिस सिचुएशन में खड़े हुए हैं उनको कौन लेके आया? जरा मैं सिर्फ आपके सामने छोटी सी बात रखूंगा। मैं कानून का तालिब इल्म हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पहले तो आइन की बात कर लें, आइन का जो आर्टिकल 218 और 3 है, ये एम्पावर करता है, हुक्म देता है पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को कि फ्री एंड फेयर, आजाद, शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करें। क्यों नहीं किया गया? क्यों उसको ग्रे एरिया में रखा गया? क्या पाकिस्तान के आईनी इदारों को आइन का जो एक पावर होने के बावजूद भी ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए थी? 24 साल से इमरान खान कह रहे हैं पाकिस्तान के ईवान बाला में पैसा चलता है, अब उसके ऊपर मोहर सख्त हो गई। हमें चोरी करने वाले नजर नहीं आ रहे। आज पाकिस्तान दोनों नजर आ रहे हैं सर, दोनों नजर आ रहे हैं, पैसा देने वाले भी और पैसा लेने वाले भी, चूंकि सर दोनों ही ज्यादती कर रहे हैं सिस्टम के साथ, दोनों ही ज्यादती कर रहे हैं हमारे इदारों के साथ और दोनों ही ज्यादती कर रहे हैं अवाम के साथ। एक मेरा आर्गुमेंट ले लीजिए, यानी कि हमें अब ये सबक पढ़ाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के लोगों को कि चोर तो कामयाब चोरी और डाका मार के चला गया, अब घर वालों ने ताले क्यों बड़े नहीं लगवाए थे, दरवाजे क्यों मजबूत नहीं थे, दीवारें क्यों ऊंची नहीं थी? ओ भाई चोर को पकड़ो जिसने चोरी की, और बेचारे जिनकी चोरी हुई है उनके घर इसी तरह उन 15 को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौकीदार बिक जाएगा तो सवाल चौकीदार से होगा, ये घर में घुसने कैसे दिया आपने इनको। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे, अब इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। सवाल आज ये भी था, उठाना था हमको कि पाकिस्तान में जो डॉक्टर बनते हैं उनसे मुतालिक एक मामला इस तरह से रिपोर्ट हुआ कि अब सिर्फ पैसे वाले डॉक्टर नहीं बनेंगे, यानी ये नहीं होगा कि सिर्फ आप पैसा दो, यानी ये नहीं होगा कि सिर्फ अमीरों के बच्चे डॉक्टर बने, जो काबिल होगा डॉक्टर वही बनेगा, क्योंकि मेडिसिन को पढ़ना इतना आसान नहीं होता। ये जो 5-6 साल पढ़ना होता है मेडिकल कॉलेज में, ये वही पढ़ सकता है जो कि बहुत काबिल होता है, जो बहुत मेहनती होता है, क्योंकि मालूम ये भी हमें चलता है कि जब आपके 85-90% भी मार्क्स आ गए लेकिन आपका नाम लिस्ट में नहीं आया, इस हवाले से पीएमसी क्या कर रही है, आज इस पर तफसील से बात करेंगे। हमें ज्वाइन के नायब सदर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अली रजा साहब ने। अली साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर थोड़ा समझाइएगा, चूँकि हमने अपने इंट्रो में भी इस पर डिस्कशन की कि ये जो बात है कि अमीर का बच्चा सिर्फ ना तालीम हासिल करे बल्कि अगर कोई काबिल है वो लेकिन वो गरीब भी है तो वो भी मेडिसिन को पढ़े। सर इसमें ये क्लियर कीजिएगा, ये सर ये मामला तो पाकिस्तान में आज भी नहीं हो रहा किसी भी मेडिकल कॉलेज में कि अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पर कोई अमीर का बच्चा है और वो जा रहा है वो सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ रहा है, वो पैसा दे रहा है, अगर उसके मार्क्स इंटर में कम आए भी थे, ये तो फिर भी मुमकिन नहीं है ना सर कि वो अगर नहीं पढ़ेगा, वो अगर उन 4-5 सालों में क्लियर नहीं करेगा एग्जाम्स, तो वो बहरहाल डिग्री तो हासिल नहीं कर सकेगा, उसे पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। इसको क्लियर करें सर कि इस मामले को किस तरह से लेकर जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल बन सकता है, मगर एक चीज समझने की जरूरत है। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन 16,000 सीट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में और तकरीबन 3,500 सीटें हैं डेंटल कॉलेजेस में। 16,000 मेडिकल सीटों में से 8,000 पब्लिक कॉलेजेस में हैं और तकरीबन उतनी ही 8,000 हमारी प्राइवेट कॉलेजेस में। सो पब्लिक कॉलेजेस आपके जितने हैं वो सब्सिडाइज्ड हैं, वहां पे ट्यूशन फीस बहुत थोड़ी सी है, गवर्नमेंट उनके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स सब्सिडाइज करती हैं कॉस्ट को। तो गरीब जरूर, जहां पे गरीब का बच्चा मेरिट के ऊपर पब्लिक कॉलेज में आ जाएगा उसको जरूर वहां पे मेडिकल एजुकेशन मिलेगी। वही चीज डेंटल कॉलेजेस में भी है। मगर एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारे बच्चे हैं मेरिट के ऊपर जिनको दाखिला सिर्फ इस वजह से नहीं मिलता, या अगर मिलता भी है वो
उसमें कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारे लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरी बात सामने आई है वो ये है कि पहली चीज़, ये अमीर और गरीब का फ़र्क हमें दूर करना है। इसमें अमीर और गरीब का इशू होना ही नहीं चाहिए, इशू मेरिट का होना चाहिए। हमें डॉक्टर चाहिए, हमें क्वालिटी के डॉक्टर चाहिए, जिसका मतलब है हमें क्वालिटी का स्टूडेंट चाहिए। वो स्टूडेंट चाहिए जो कि एक 5 साल के टफ प्रोग्राम में से गुजर के कल एक अच्छा डॉक्टर बन सके। वो किस घर से आता है, उसके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, ये इशू हमें खत्म करवाना है किसी तरह से। आज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इशू एग्जिस्ट करता है। हर साल हम लोग देखते हैं एडमिशन्स के वक्त कि आपके टॉप मेरिट के बच्चे पब्लिक कॉलेजेस में जाते हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब घरानों के होते हैं। उसके बाद जो मेरिट पे बच्चा आ रहा होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब घरानों के हैं मगर प्राइवेट कॉलेजेस की फीस नहीं दे पाते, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इसी चीज को केटर करने के लिए हमने एक काम किया है काउंसिल में। अभी जो आखिरी हमारी काउंसिल मीटिंग थी उसमें हमने ये फैसला किया कि हमने एक नेशनल स्कॉलरशिप फंड बना रहे हैं, उसको एक प्रॉपर एक ट्रस्ट बना रहे हैं, जिसमें हम 250 मिलियन रुपए तो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने खुद डाल दिया है। उसके अलावा हम लोग जाके अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इसमें कुछ पार्टिसिपेट करें। ये स्कॉलरशिप फंड हम इस्तेमाल इंशाल्लाह करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो मेरिट पे एडमिशन ले लें, बेशक प्राइवेट कॉलेज में उनको एडमिशन मिले, मगर अगर वो फीस अफोर्ड ना कर सके तो स्कॉलरशिप के तहत उनको ये फीस दी जाए, ताकि बेस्ट हमारा जो क्वालिटी का स्टूडेंट है वो हमारे मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में आए। बेसिक चीज जैसे मैंने आपसे कहा, अमीरी गरीबी का फर्क हमें दूर करना है। ये हमें मेरिट पे देखना है कि बच्चा हमें मेरिट पे चाहिए, वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं। ये हमें उसकी वजह से हमें बच्चे लूज जो हम कर रहे हैं आज, वो हमें रुकवाना है किसी तरह से। ठीक है अली साहब, एक और चीज़ ज़रा समझाएगा। ऐसे तलबा जो डॉक्टर्स बनना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनकी जगह ऐसे लोगों को दाखिला दिया जा सकता है जो मैरिज पर पूरा ना उतरते हो? देखिए फिर वही, अगर पब्लिक कॉलेजेस में बच्चा जाएगा तो वो तो फिर इतनी रकम कोई नहीं है, वो साल का 50, 60, 70 हजार रुपए फीस है। मगर अगर प्राइवेट कॉलेजेस में आप जाएंगे और प्राइवेट कॉलेजेस में क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाइएगा तो साल का जरूर 13, 14, 15, 16 लाख रुपए का खर्चा बनेगा। और ये अभी भी पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन दुनिया के मुकाबले में कदरे सस्ती है, दुनिया में से बहुत ज्यादा महंगी है प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन, लेकिन 15-16 लाख रुपए बहुत ज्यादा पैसे हैं एक ऐसे बच्चे के लिए जो कि गरीब घर से या एक मिडिल क्लास से आ रहा है। और इसी चीज को हम लोग, जैसे मैंने अर्ज किया, केटर करना चाह रहे हैं कि बच्चा अगर मेरिट पे है, पढ़ना चाहता है, उसकी एक असेसमेंट और एबिलिटी दिखा रही है हमें कि ये अच्छा डॉक्टर कल का बनेगा, तो वी वांट टू मेक श्योर कि हम उसकी फीस को सप्लीमेंट करें, सपोर्ट करें उसको। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इससे मुताल्लिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बात हम जब PMDC की, ज़रा पहले PMDC था, तहलील हुआ, PMC बना। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने पहली मरतबा MD कैट लिया, एक इम्तिहान लिया, लेकिन उस पर भी हमने देखा कि महक कुछ गलतियाँ हुई, फिर एहतजाज हुआ, कुछ कोताहियाँ सामने आईं और तलबा इस पर एहतजाज करते रहे। PMC ने कवानीन में सख्ती की, इस्लाहात लाने के दावे किए। अब भी मुताद्दिद शिकायत ज़ेरे इल्तवा नजर आती हैं। सेहत की कायमा कमेटियों में भी PMC का एजेंडा ज़ेरे बहस रहा है। 1 साल हो चुका है, कारकर्दगी क्या रही है? क्या अब तक नए नए प्लान्स जो हैं वो मुतारिफ कराए गए, या फिर जो काम सौंपा गया था पिछली चीज को तहलील करके अभी तक वो काम नहीं हुआ? हमें ज्वाइन किया अरहम खान ने, उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अब तक क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया है और किस बात पे तनकीद होती है। अरहम, तफसीलात बताइएगा, शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल महक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो PMC अभी भी उनके ऊपर एहतजाज भी हुआ तलबा का। हम देखते हैं कि आए रोज़ उनको किसी न किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। PMC का क़याम इसलिए अमल में लाया गया क्योंकि PMDC में कहा जाता था कि बहुत करप्शन हो रही है, बहुत पैसे लेकर वहाँ पर डॉक्टर्स को लाइसेंस दिए जाते हैं और बहुत जो शिकायत आती हैं उनके अंदर भी करप्शन का जो एक दौरा होता है वो चलता रहता है। इसलिए PMDC तहलील हुआ, PMC बना, उसमें ये कहा गया, इस्लाहात का नारा लगाया गया। लेकिन हमने देखा
कि पीएमसी को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहली दफ़ा उन्होंने MD कैट यानी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट लिया, उसमें भी बहुत सारे जो मसले मसाइल थे वो सामने आए। कायमा कमेटियों में भी ये मसला रहा जिसके अंदर जो सदर थे पीएमसी के और नायब सदर वो भी शिरकत नहीं करते, और एक ऐसा इजलास हुआ जिसके अंदर सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था और वो पीएमसी का था, और उसमें भी सदर और नायब सदर नहीं आए। जिसके बाद कायमा कमेटी ने नोटिस लिया था और एक अहम इजलास बुलाया गया था और MD कैट के जो मसले मसाइल थे उनके ऊपर बात की गई थी। ये मसला अभी भी जूं का तू ही है, लेकिन एक क्लियर स्टांस जो पीएमसी की तरफ से सामने आता है वो ये कहते हैं कि जी हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, सिर्फ वही बच्चे डॉक्टर बनेंगे इस मुल्क के जो मेरिट पे पूरा उतरेंगे। अभी भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए हैं उन बच्चों के लिए और काउंसिल ने इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी भी दी है, और आगे हम देखेंगे कि ये चीज़ मैच्योर भी होगी कि ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लेना, लेकिन वो मेरिट पर पूरा उतरते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए वो डॉक्टर नहीं बन सकते, तो उनके लिए एक आसानी पीएमसी ये करने जा रहा है। लेकिन ये हम फ्यूचर में हमें पता चलेगा कि क्या पीएमसी ने जो कहा था और जो फंड्स वो रखना चाह रहा है और सूबों से जो वो मदद लेगा उन फंड्स के लिए वो पूरा कर पाएगा या नहीं। पिछले दिनों जो ऐसे कॉलेजेस थे फॉरेन जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनके बच्चों ने भी पीएमसी के बाहर एहतजाज किया था। उनकी चूंकि जो यूनिवर्सिटीज थी चाइना में, उज़्बेकिस्तान में, किर्गिस्तान में, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। ठीक है, और ये इश्यूज हुए हैं कि अगर आप इनको वक्त पे सॉल्व नहीं तो यकीनन जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो थोड़ा सा खतरे में भी नजर आता है, क्योंकि अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो इलाज कैसा होगा। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? साथ वाले दोस्त कौन से ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें एडमिशन मिल जाता है, कौन से ऐसे दोस्त होते हैं जो बेचारे इस दौर से निकल जाते हैं? ये सब कुछ जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डाउ यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर के स्टूडेंट नवीद अली। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बस खैरियत से हैं। शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका दिया। हमने सोचा कि आप ज़रा तर्जुमानी कर दें उन तमाम स्टूडेंट्स की जो बेचारे पढ़ते बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन होता ये है कि कभी कभी रेस से बाहर निकल जाते हैं, लिस्ट में नाम नहीं आता। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपका सफ़र कैसा रहा? आप अभी जिस सेमेस्टर में हैं, 3rd ईयर में हैं, कितनी मुश्किल थी? नहीं, अब तक तो सफ़र माशाल्लाह अच्छा रहा और बिल्कुल सपोर्टिव फैमिली थी, सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, टीचर्स ने बहुत साथ दिया और अल्लाह ताला का करम हुआ। देखें, शुरू से सब बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। पहले तो ये बच्चे लाखों में होते हैं और फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये कम होते जाते हैं। लेकिन देखें, तालीम जो हमारा बुनियादी हक़ है और वो उस तरह हमें नहीं मिल रहा जैसे मिलना चाहिए। हमारा जो तालीमी मयार है वो पड़ोसी ममालिक से भी बहुत पीछे हैं, और आपने देखा होगा कि जो बोर्ड्स के पेपर्स हैं वो फेयर नहीं हैं। मतलब इस तरह जैसे हो रहे हैं इससे बेहतर हो सकते हैं। तो अगर आप इन्हें फेयर बनाएं तो क्रीम बच्चे आगे आएंगे। फिर बात होती है मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की पॉलिसी की, जो हमेशा से बहुत ख़राब रही है। बच्चे इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आप 60% पर अलाउ होंगे और आप टेस्ट दे सकते हैं। जब बच्चा अपनी परसेंटेज बड़ी मुश्किल से रिपीट करके 66 कर लेता है तो ये अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज करके 70% कर देते हैं, तो ये उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती है। और दूसरी बात कि इस दफ़ा PMC MD के 2020 के अंदर 1,22,000 बच्चों ने टेस्ट दिया। हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर जो सीट्स हैं वो कुछ 7,000 हैं, जैसे अभी सर अली रज़ा ने भी बात की तो 7,000 है। पासिंग रेशो जो है वो 56% है। तो जो बाकी बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? और दूसरी बात कि आपने पब्लिक सेक्टर के अंदर एक और ग्रुप रखा है जिसे हम सेल्फ फाइनेंस कहते हैं। आपने सेल्फ फाइनेंस क्यों रखा है? मतलब सोचने की बात है, पब्लिक सेक्टर में सेल्फ फाइनेंस रखने की क्या ज़रूरत है? वो कहते हैं एक्सपेंडिचर्स मीट करने होते हैं यूनिवर्सिटी के। नहीं तो आप इस पर इन्वेस्ट करें। इसकी वजह यह है कि आपको लगता है कि वो सेल्फ फाइनेंस वाला मामला तो बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट लेवल पर होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि एक मिडिल क्लास या एक वर्किंग क्लास उस मतलब वो फीस नहीं दे सकते। 90% आने के बावजूद वो रेस से बाहर हो रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपके जानने वालों में या दोस्त यारों में कितने ऐसे थे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, मैट्रिक में भी, इंटर में भी बहुत काबिल थे, बहुत शौक था डॉक्टर बनने का, लेकिन जस्ट ड्यू टू दिस मेरिट या फॉर दैट मैटर सीट्स का कम होना और उनका नाम ना आना? मैं समझता हूँ कि 50+ हैं, बहुत हैं, बहुत बच्चे हैं। इसकी वजह यह है कि देखें हमारे पास सीट्स बहुत कम हैं, कंपटीशन बहुत सख्त हो जाते हैं और यहाँ सारे बोर्ड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी सिर्फ कराची बोर्ड नहीं होता, अदर बोर्ड्स भी हैं सारे। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो WHO की रिकमेंडेशन है वो ये है कि 1 फिजिशियन पर 1000 पीपल होना चाहिए। पाकिस्तान में ये रेशो 1800 है। तो आप कुछ इस तरह मतलब लाए अमल बनाएं कि उसके ऊपर काम हो और ये रेशो
मतलब ऊपर जाएं। सीट्स ज़्यादा होनी चाहिए, कॉलेजेस ज़्यादा होना चाहिए, सेल्फ फाइनेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्हाट एल्स? ये भी कर सकते हैं, अगर ये मतलब एक्सपेंसेस मीट नहीं होते तो आप 2 शिफ्ट में कर दें, मॉर्निंग एंड इवनिंग कर सकते हैं आप। इस तरह से सीट्स बढ़ जाएंगी और ज़्यादा हम डॉक्टर प्रोड्यूस कर पाएंगे, कर सकेंगे। और हमारे डॉक्टर्स बाहर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मुल्क का नाम कर रहे हैं, वो भी एक अच्छा सोर्स है। फिर वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और पाकिस्तान में काम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जनाब आगे हैं और अब एक ऐसे जोड़े की बात करते हैं जो कि मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है। मतलब कितना अच्छा है ना कि दोनों मियाँ भी घूमते रहते हैं, सैर करते रहते हैं। और रोजी को तो मुझे लगता है ये बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान आगे फिर पाकिस्तान की हो जाएंगी, पाकिस्तान की बहू बेटी बन जाएगी। एग्जैक्टली, पाकिस्तान आई, यहाँ के सैर सपाटे तो किए लेकिन जीवन साथी भी यहीं से चुना। रोजी, गब्रिएल और अदील, इनकी शादी के आजकल सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया तो उन्हीं से करते हैं गुफ्तगू। रोजी एंड अदील, कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम टीम नयादिन एंड समा टीवी, वेलकम टू द शो। Thank you so much. Thank you. Thank you. Rosie, starting from you, I would like to ask, how was your experience in Pakistan? Because what I've read about you, that you were of the opinion that you won't drain your energies in finding the right man for yourself, and instead it will be spontaneous. Was that the case, that you found a deal and you got married with him? So what is it? How was my experience in Pakistan, or how was both actually? How yeah. was it finding him? That was 2 separate questions. I don't think so, because you can't think about you cannot think like Adil is separate and Pakistan is separate, because there is a connectivity. Absolutely, yeah. Well, before I came to Pakistan, I kind of came to a point in my life where, I no longer, I gave up this idea of trying to find someone. This is always the fairy tale romance that us girls kind of think about, kind of finding the one. And I was like, okay, God, it's in your time. Whenever I'm ready, or if I'm not ready, just, bring him into my life. So I just kind of gave that to his hands, so. Okay, Adil, you are a traveler too. When did you meet first, and what thing you liked about Rosie? I think the most important part over here is that since we are both adventurers, we are both travelers, this is the most important thing. जो मुझे अच्छा लगा था, which basically triggered me कि she has that personality of traveler and being an adventure and wants to explore, and a biker as well. Especially a biker is very difficult to find. So that was the most important thing which I really liked. Yeah. Okay, Adil. I actually ride better than him. Okay, you ride better than him. Adil, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो हम कुछ तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपके शादी के इवेंट की, रोजी ने ट्रेडिशनल आउटफिट पहन रखा है और इस वक्त जब रोजी हमसे गुफ्तगू कर रही हैं तो रोजी के हाथों पर मेहंदी भी लगी हुई है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त मेहंदी और वो जो ट्रेडिशनल आउटफिट है। अदील, पहले मुझे आप शेयर करें, इनके हाथों पर लगी मेहंदी आपको कितना लुभाती है और वो उनका जो आउटफिट था वो कितना पसंद है आपको, उनका लुक कितना अच्छा लगा, वो ट्रेडिशनल लुक? I actually did my mehndi myself. Oh, मेहंदी मुझे इसलिए इतनी अच्छी लगती है क्योंकि she did this by herself. She did that effort by herself and she did a wonderful job. जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी चीज लग रही थी। तो बाकी रहा ट्रेडिशनल ड्रेस से, I never saw her in the traditional dress before in my life. And as soon as I saw her in the traditional, like full traditional wedding dress, I was like, whoa, she looked so gorgeous. Great. Rosie, is this the first time that you were having this mehndi on your palms? No, I actually used to do mehndi quite often on myself, and also I would do it on other people too. I'm an artist, so I really wanted I'm a creative person, and I thought I really wanted just to do my own and be creative. It looks like that. Well, it's kind of off now. It's all faded. But okay. It was really it's on the both sides. Because I'm right-handed, and I only figured that out halfway through. I'm like, how am I going to do my right hand? I was like, how did you let me do this? And he's like, because I believed in you. I know you can do it. I was like, अदील, आपको मदद करनी चाहिए थी, आपको चाहिए था जो बाकी वो नहीं कर पाई, आप कंप्लीट करते। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी मदद की थी, फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा मैं अभी इस काबिल नहीं बनाने की।
अच्छा अदील, मुझे ये बताएं कि आप दोनों ही वैसे घूमते फिरते रहते हैं और ये बड़ा ही अच्छी बात है कि दोनों मियाँ बीवी को घूमने का शौक है। ये बहुत कम मियाँ बीवी ऐसे होते हैं जिन्हें दोनों को ही घूमने फिरने का शौक होता है। अभी आगे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप ये चाहते हैं कि दोबारा जाएंगे, आप पहले शायद आप नहीं गए हुए और इकट्ठे जाके उस जगह को देखना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं? बिल्कुल, ऐसी 2 जगह हैं हमारे पास। एक है द साउथ ऑफ पाकिस्तान विच इज द गवादर साइड, जो कि हम दोनों का प्लान है कि वहाँ जाके एक अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें और हम दिखाएं कि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली not only you as a man you can go over there, but as a couple you can go to these sort of places to see how beautiful is it and how like it's good for you to see as well. So the other part is the north, जो एक और बहुत खूबसूरत इलाका है जहाँ पर हम लोगों ने खुद सोचा है कि वहाँ पर जाके हम रिलैक्स करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें एक रिलैक्सेशन फीलिंग मिलती है। Because we both explored Pakistan in our separate ways, and it will be a completely new experience to get to experience it together now. And I mean, I've been 11,000 kilometers across the country, but I've only just scratched the surface because there is so much to see here, and he's such an amazing traveler that I'm just so excited to explore with him. Great, so much to explore still. That's cool. Rosie, it looks like that you are loving this Mehndi. I would again say that. But what other traditions, what other things that you were loving about Pakistan, and you know, the society and the culture and the families and the values? What else? Well, everything about the culture, because the problem is see, in Canada, it's a relatively new country in the sense that people basically migrated from Europe. So my family, I have English, German, Russian, French, you know, a whole mix of it. And when you get that kind of a mix and then you go to a new country, you lose your culture, you lose your traditions. It becomes very diluted. Yes. So you don't have those rich culture, family traditions that you have in, you know, places such as Pakistan, with the food, the family, the music, the dress, all of these things. So for me, it's really exciting. And most importantly, I love the family system here. Great. And you know, just after the wedding, yeah, we spent a few days because all of his family is from all parts of Pakistan. They've come here, so you know, big family gatherings, lots of food, you know, lots of food. That's a typical, you know, that's a typical Pakistani. On all the events, when you all together, it's about food, and food. Rosie, but you have traveled 11,000 kilometers. You have visited so many places. You have tried the food of so many places and cities. Tell me your favorite place. Tell me about your favorite food, and tell me your favorite journey. I mean, the route. What was the favorite one? So I don't really have a favorite because it was kind of like each place is so unique and so special in itself, and it's not necessarily about the place, but it's about my personal experiences that I have there, which is this, you know, this love and attachment that I have for these different places. So I can't like say one is better than the other because each place was so magical and, you know, was a part of the whole experience. As far as food, I mean, I love the food all over Pakistan. It's so different, you know, you can't compare because each region, you just go a little bit this way and everything completely changes. It's a new taste, it's a new So have dish, you cooked something for Adil? Oh, yeah. And what was that? What? Oh, for him, yeah. I'm the cook in the family. Okay. Great. And Adil, जरा आप बता दें कैसा खाना बनाया रोजी ने? रोजी ने बहुत मजेदार खाना बनाया, and she's basically cooking like from breakfast till the dinner. A husband should be like Adil. One should, you know. There's a salad, so he does the dishes. Rosie, tell me 3 good things about Adil. Only 3? There's so many. You have to pick 3. Oh gosh. I mean, so many. Like, I love his adventurous spirit. I love the fact that he rides. But even more, like, that aside, he's so supportive. He loves me so much through even, you know, the hardest of times, and he's so patient. My goodness, he has the patience of a saint. And 3 bad that things. really inspires me. And he loves Any habit of Adil you want to change that?
What you don't like about Adil? He was really disorganized when I met him. I had to clean up after himself. Pakistani men are like this, and wives do share this. He learns quickly. I trained him well. Okay, Adil, same question from you. 3 good things about Rosie, and any habit or anything about Rosie that you want to change, and you think that you should, and you think that you will. Yeah, I think 3 is also for me as well. 3 is like nothing, but top 3 would be like the best thing is she never gives up. Okay. She's very brave, and she makes things possible which are impossible, basically. So this is the 3 main qualities of her, and which I really like it. And with that, she's like, it's a big support from her side, and that is very good for me as well to move ahead and to become a better person as well, and become my truest version who actually I am. Yeah, I think that's the biggest part. Yeah. It's just that we can be authentic, we can be real with each other, and we help support each other just to be ourselves, which is so important. And we love everything about each other, everything. There's not one thing, okay, the cleaning thing, yeah, but like there's not one thing I say, okay, I want to change this about him because he's perfect the way he is, right? So it's about loving that, and that connection that we have is so beautiful. Mashallah. Mashallah. Rosie, one more question. If we ask that you have to choose one place to live rest of your life in Pakistan with Adil, what place that would be? I think somewhere in the north. We're both pretty drawn to the mountains. That would like a little cabin, simple cabin, very simple, in the north with a beautiful view. I think that would just be okay. perfect. Adil, last minute है मेरे पास. A little wooden hut. Okay, वक्त हो गया खत्म, वरना और भी आपसे सवाल करते. Adil and Rosie, thank you very much for being with us today. It was lovely talking to you. वक्त हो गया खत्म जनाब, करेंगे मुलाकात कल. रखिए बहुत सा ख्याल. अल्लाह हाफिज.